बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सहर उर्दू वॉइस। आमिर के सीने से लगी हुई इसे महसूस कर रही थी। इसकी ये रात ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी। इसने आमिर से कोई मोहब्बत के दावे नहीं किए थे, ना ही मुलाकातें हुई थी, मगर अब वो इसका शौहर था और अपने मजाजी खुदा से वो बेपनाह मोहब्बत करती है। आमिर, मुझे यकीन नहीं होता कि हमारी शादी हो गई है। मोमना ने सर इसके सीने पे रखे ही आमिर से कहा, मेरी जान, यही हकीकत है, हम दोनों साथ हैं। अमन ने इसके बालों में प्यार देकर इसे मज़ीद सीने में भेज लिया। मैं बहुत खुश हूँ, मोमना ने मुस्कुराकर कहा। मोमना, एक बात कहनी है, अमन ने अपना सर इसके सर पर टेक कर कहा। बोले ना, क्या कहना है, मोमना ने मोहब्बत से कहा। चाहे कुछ भी हो, मेरे माँ बाप से कभी बदतमीज़ी नहीं करना, उन्हें अपना समझकर खिदमत करना। मेरे वालिदैन तुम्हारे वालिदैन हैं। अमन ने प्यार से इसे बताया। जी, मैं हमेशा इनकी खिदमत करूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मोमना ने खलूस से और पूरे दिल के साथ कहा। तो आमिर को इस मासूम लड़की पर टूट कर प्यार आया। क्यों मोमना, आपने मेके का जोड़ा पहन लिया है, लोगों को ये साबित करना चाहती हो कि मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं दिया। मोमना की सास सलमा ने शादी के पहले दिन तंज का तेज छोड़ा। मोमना ने सर झुका लिया। इसने वो सूट इसलिए पहना था क्योंकि इसे वो पसंद था, मगर सास के तन से इसे लगा कि इनका लहजा ही ऐसा है। वो प्यार से कह रही हैं। वो उठी और अपने कमरे में आकर फौरन कपड़े तब्दील करके अपनी बरी का एक सूट निकाल कर पहना। कपड़े तब्दील करके वो किचन में चली गई। ये हुई ना बात, चलो अब खीर बनाओ, नाइला ने कस्टर्ड बनाना है, सलमा कहकर किचन से निकल गई। नाइला, अब भी मुझे खीर बनानी नहीं आती, आप मुझे गाइड करेंगी। मुमना को लगा कहीं इसकी सास को इसकी खीर पसंद ना आई तो क्या सोचेंगी, इसलिए इसने अपनी जेठानी को कहा तो नाइला इसे गाइड करने लगी। खीर बनाकर सबको सर्व की तो सबने खीर खाकर बर्तन रखे और अपने कामों में लग गए। शायद यहाँ तारीफ करने का रवाज नहीं है, खैर मैं भी क्या सोच रही हूँ, मोमना ने दिल में सोचा। इससे लगा शायद पहली कुकिंग पर तारीफ होगी, मगर किसी ने एक लफ्ज़ ना कहा तो वो सर झटकती कमरे में आ गई। मोमना अपने वालिदैन की एक बेटी है, इसके दो भाई सुल्तान और अरसल जो कि इससे छोटे हैं। मोमना 17 साल की है और सुल्तान 15 का, अरसल की उम्र 10 साल ही है। शहजाद साहब और शाजिया बेगम के ये 3 ही बच्चे हैं। मोमना की शादी कम उम्र में ही कर दी गई। मिलने के बाद इसके ससुराल वालों ने शादी का जोर देना शुरू कर दिया, इसलिए मजबूरन इस 17 साल की मासूम लड़की को पिया देश ब्याह दिया गया। मोमना जॉइंट फैमिली में ब्याह कर आई थी। सदीक साहब का एक बेटा और 5 बेटियां थीं। बेटियों को ब्याह कर उन्होंने बेटे की शादी करवाई। इनकी बहू को गले का कैंसर हो गया, जिसकी वजह से वो 6 बच्चों को रुलता छोड़कर अल्लाह को प्यारी हुई। इनकी वफात के 1 साल बाद इनके शौहर अरफान ने दूसरी शादी सलमा से कर ली। इनके 6 बच्चों को सलमा ने पाल पोस कर बड़ा किया। सलमा एक गरीब घर की लड़की थी, इसलिए मजबूरन पराई औलाद पालनी पड़ी, क्योंकि अरफान के घर वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रही थी। कुछ अरसे में सलमा के अपने 4 बच्चे पैदा हो गए। इस तरह कुल मिलाकर सब बच्चे 10 थे, 6 सगे और 4 सौतेले। राबिया, ज़ीशान, आमर, अरीबा, अरसलान, आमना, ये 6 सगे बहन भाई थे। अलीशा, अनस, अनीस जुड़वा भाई और अलिशबा, ये 4 सौतेले थे। अनस अनीस पैदाइश से ही नहीं, चेहरे से भी जुड़वा थे। अभी सिर्फ 6 साल के ही थे कि घर वालों ने बड़े 2 भाई आमर और ज़ीशान की शादी का फैसला किया। ज़ीशान ने अपनी फूफो की बेटी नाइला को पसंद किया और घर वालों के खिलाफ वर्जी के बावजूद नाइला से मंगनी कर ली। आमर के लिए मोमना का रिश्ता मांगा गया, जो कि अरफान साहब की दोस्त की भतीजी थी। दोनों भाइयों की शादी एक साथ करवाई गई। इस तरह घर में 2 बहुएं, नाइला और मोमना भी आ गई। देख मोमना, ये नाइला से दूर ही रहना, ये जादू तूने करती है, ऐसा ना हो कि तुझ पर भी करवा दे। समला से मोमना और नाइला का एक साथ रहना हजम नहीं हो रहा था, इसलिए नाइला से तो दुश्मनी थी ही, मगर वो चाहती थी कि घर में सिर्फ सलमा की मर्जी चले। और नाइला एक होशियार औरत थी। वो उम्र में अपने शोहर से भी 4 साल बड़ी थी, तो होशियार कैसे ना होती। मगर अम्मी, वो जादू क्यों करती हैं, मोमना ने असली मासूमियत से पूछा।
भला इस मासूम को क्या मालूम कि इसकी सास क्या खेल खेल रही है। बस वो चाहती है कि तू इस घर में ना रहे, वो तेरी दुश्मन है, दुश्मन। सलमा ने बड़ी महारत से मोमना का बेन वाश किया। आमिर, क्या नाइला आप भी जादू करती हैं? मोमना ने तजस्सुस से मजबूर होकर आमिर से पूछ डाला। तुमसे किसने कहा? आमिर ने चौंक कर सवाल किया। अम्मी कह रही थी। मोमना की मासूमियत पर आमिर को जी भर प्यार आया था। अम्मी ऐसे ही करती हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, इनको आदत है। आमिर ने इसके माथे पर प्यार देते हुए कहा तो मोमना चीख गई। नाइला आप भी, मुझे कुछ काम है, यहाँ आएंगी? मोमना ने किचन में खड़ी नाइला से कहा, जो रीपा के साथ गप्पे हाँकने में मगन थी। खैर तो है, आज सबको काम पड़ गए मुझसे। नाइला हंसती हुई इसके पीछे आ गई। नाइला भी, ये मैंने चेक किया था, तो क्या हुआ है? मोमना ने प्रेगनेंसी स्टिक आगे करके दिखाया, जिस पर 2 लाइन बनी हुई थी। ये तो पॉजिटिव बता रहे हैं, मगर कुछ कभी गलत भी होता है। हॉस्पिटल जाकर चेक करवाना, कल फिर पता चलेगा। नाइला ने स्टिक देखते हुए कहा। जी ठीक है। मोमना ने स्टिक को एहतियात से एक टिश्यू में रख दिया। अरे पगली, इसे फेंक दो, क्यों रखा है? नाइला ने टिश्यू में रखी स्टिक को देखकर कहा। जी फेंक दूंगी, मोमना ने मुस्कुरा कर कहा। स्टिक को पूरा दिन पास रखा, फिर आकर आमिर के कहने पर इसे फेंक ही दिया। वो बहुत खुश थे क्योंकि बच्चे इन दोनों को ही पसंद थे। शादी के 1 माह में ही वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए सभी इसका ख्याल रखते थे। नाइला को ये बात शदीद कुड़ती थी कि इसे इतनी अहमियत क्यों मिल रही है। इतनी जल्दी बच्चा करने की क्या ज़रूरत थी? अपनी जान तो देखो, कितनी कमज़ोर हो। तुम्हारी अम्मी ने नहीं बताया कि शादी के कुछ अरसा तक एहतियात करते हैं? नाइला ने तंजिया मोमना को कहा। मुझे बच्चे पसंद हैं। मोमना ने पुरजोश होकर कहा। अच्छा, मगर मैंने तो गैप रखा हुआ है, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। आजकल की माएँ बेटियों को सही तरह सिखाती नहीं और शादी करवा देती हैं। पता नहीं कैसी जाहिल होती हैं। नाइला ने मोमना की माँ को तंज का निशाना बनाया, जिस पर मोमना का दिल टूटा था। भला इसकी माँ का क्या कसूर था? बच्चे तो अल्लाह की मर्ज़ी से पैदा होते हैं। मोमना ने सर झुका लिया। इससे लगा शायद ये भी मजाक कर रही है, मगर इसके दिमाग ने इसके ख्याल की नफ़ी की। आगे आप कितना टाइम लगाया है? कब से इंतज़ार कर रही हूँ। मोमना ने आमिर के आते ही गिले शुरू कर दिए। जान, पास टाइम तो लगता है ना, अमन ने इसे प्यार करते कहा। अच्छा, सब लोग आगे, मैं इनसे मिलाती हूँ, मोमना ने उछलकर कहा। सब घर वाले गांव गए हुए थे। मोमना प्रेगनेंसी की वजह से सफ़र नहीं कर रही थी। घर में नाइला, ज़ीशान, राबिया और मोमना ही थी। शाम में इरफान साहब भी आगे थे। बाकी सब 2 दिन बाद लौटे थे तो मोमना खुश हो गई थी। बात सुनो मोमना, अमन ने इसे रोका। जी बोले, मोमना वापस पलटी। यार नाइला आप ही नाराज़ होकर चली गई हैं? अमन ने बेड पर लेटते हुए सवाल किया। मुझे तो नहीं पता, 2 दिन से घर में दिखी नहीं है, शायद मेके गई हैं। क्यों खैर है? मोमना भी इसके साथ बेड पर बैठ गई। हाँ, वो खफा है, तुम खुद ही पूछ लो जाकर, मुझे तो सारी बात नहीं पता। अमन ने आंखें मूंदते कहा तो मोमना उठकर चली गई। क्यों मोमना, नाइला को क्या कहा है जो वो खफा होकर गई है? मोमना जो ही बाहर आई, सलमा ने हंसकर तंज किया। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मोमना ने फौरन सफाई पेश की। वो तो कहती है कि मोमना की वजह से खफा हूँ। सलमा भी कहाँ मानती थी। पता नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मोमना परेशान हो गई, ना जाने क्या हुआ था। शाम में जिरका बैठा हुआ था और नाइला के मुताबिक मोमना को ज़्यादा प्यार किया जाता है और नाइला को नज़रअंदाज किया जाता है। शाम को इरफान मामू ने खाना खाते हुए मुझे डांटा है। नाइला ने गुस्से से इरफान साहब को देखा। क्यों डांटा? किस बात पर डांटा, ये भी बता दो। इरफान साहब ने भी सवाल किया। आपने कहा कि खाना भी नहीं पकता सही से इस घर में। नाइला की बेतुकी बात पर सभी माथा पीट कर रह गए। मेरी बेटी इतनी लाडली रही है, इसे खाना बनवाते हो? इतनी जुर्रत? अपनी इस लाडली मोमना से काम करवाओ ना। नाइला की माँ ने भी हिस्सा डाला। मोमना सर झुकाई बैठी सब सुन रही थी। रात को खाना मोमना ने बनाया था और इसे नहीं मालूम था कि इरफान चावल नहीं खाते। इरफान ने जब जान डांटा था तो वहाँ सब मौजूद थे, सिर्फ नाइला ही नहीं थी जिसने खाना बनाया। इसे बुरा नहीं लगा तो इसको क्या तकलीफ है? सलमा ने नाइला को नीचा दिखाने के लिए मोमना का साथ दिया। झिरका काफ़ी लंबा था। आखिर नाइला की माँ ने फैसला सुनाया, नाइला को अलग कर दिया जाए और खाने पीने राशन वगैरह का खर्चा आप लोग उठाओगे।
इस फैसले को चारों ने चार सबको मानना पड़ा। मुमना, तुझे भी हम अलग कर रहे हैं। जैसे ही नाइला अपने कमरे में चूल्हा रखकर खाना पकाती है, तू भी पका लेना, मगर राशन का खर्चा हम नहीं उठाएंगे। सलमा ने अपने हाथ साफ किए। मगर अम्मी, मैं अलग नहीं होना चाहती, मैं आपके साथ ही रहूंगी, मोमना ने भराई आवाज में कहा। सलमा बेसारी पिसासी नजर डालकर उठ गई। मोमना उठकर आमिर के पास गई और इसे सूरत हाल से आगाह किया। मोमना, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर अब्बू कहते हैं तो हो जाएंगे अलग, आमिर ने भी मजबूर होकर कहा। मोमना उदास सी हो गई। मम्मा, मैं अलग नहीं होती। मोमना ने अपनी मम्मा को फ़ोन करके सारी बात बता डाली। मैं पूछती हूँ इन लोगों से, तुझे अलग नहीं करते? शाजिया बेगम ने इसे तसल्ली दी। मोमना के वालिद शहजाद साहब काफ़ी सख्त मिजाज थे, अपने इलाके के डॉन माने जाते थे। यही वजह थी कि इनके गुस्से से सब लोग ही डरते थे। इनके कहने पर मोमना को अलग नहीं किया गया, मगर अब मोमना की असल आजमाइश शुरू हो चुकी थी। इस दिन के बाद कुछ अर्सा खामोशी रही। मोमना अपने कमरे में आराम कर रही थी जब इसके मोबाइल पर एक मैसेज वसूल हुआ। मैसेज आमिर मोमानी का था। उस्मा मोमानी मोमना से इसकी शादी का लहंगा मांग रहे थे। इनके भाई की शादी थी, कुछ दिनों तक लौटाने का वादा किया, मगर मोमना ने इनकार कर दिया। वो अपना लहंगा किसी को देना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो काफ़ी महंगा था और अगर ख़राब हो गया तो। और दूसरी बात, मोमना को लहंगा पहनना बहुत पसंद था। शादी से पहले किसी ने पहनने नहीं दिया। सब कहते थे कंवारी लड़की नहीं पहन सकती, सो शादी के बाद वो लहंगा पहनकर अपना शौक पूरा करना चाहती थी। मोमना, उस्मा को लहंगा चाहिए, दे दो इसे। सलमा ने कमरे में आकर हुक्म सादर किया। अम्मी, मैं लहंगा नहीं देती। मोमना, वो लहंगा वैसे भी हमने अपने रिश्तेदार के से किराए पर लिया हुआ है, वापस तो करना है ना। सलमा ने एक और बम फोड़ा। क्या? मगर आप तो कह रही थी कि लहंगा मेरा है। वो मेरे पास रहेगा। आपको पता है ना मुझे लहंगा पसंद है, इसलिए मैंने ज़ाती लहंगे की फरमाइश की थी। मोमना हैरत और दुख के मिले जुले जज्बात से लिए बोली। मोमना, जो भी है अब लहंगा दे दो, उज़्मा खफा हो जाएगी, सलमा ने सख्त लहजे में कहा। कल ये लोग मुझसे जेवर भी छीन लेंगे, फिर क्या करूँगी? मोमना ने दिल में सोचा। खामोशी से उठी और लहंगा निकाल कर दे दिया। पूरा दिन मोमना रो रो कर बेहाल होती रही, मगर दिल को तसल्ली देकर खामोश हो गई। मैं अपना लहंगा किसी को भी नहीं देती, बस, मोमना ने आंसू पोंछते अज़्म किया। कुछ दिनों बाद उस्मा ने लहंगा वापस कर दिया, मगर लहंगा जगह जगह से खराब हो चुका था। मोमना को बहुत दुख हुआ, मगर वो खामोश हो गई। शाम को सलमा लहंगा मांगने के लिए टपक पड़ी। मोमना, लहंगा वापस कर दो। मगर अम्मी, मैं लहंगा नहीं देती किसी को भी, प्लीज़। मोमना बेबसी से रोने पर आ चुकी थी। नहीं, जिनका है वो मांग रहे हैं, जल्दी निकाल कर दो। सलमा के दो टोक लहजे पर मोमना चुप हो गई और लहंगा वापस कर दिया। अब्बू, मेरा लहंगा छीन लिया आपने। और आज उज़्मा ममानी ने भी मुझे बहुत बातें सुनाई। क्या कहा इसने बताओ? इरफान ने परेशानी से पूछा। वो कह रही थी, शक्ल देखी है अपनी, ये लहंगा पहनोगी, मेरी तरफ से लानत है तुम पर और तुम्हारे लहंगे पर, घटिया औरत। मोमना ने उज़्मा के मैसेज पढ़कर सुनाए। कोई बात नहीं मोमना, खैर है, तुम लहंगे की खातिर ऐसे ना करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम और ले लेना। इरफान साहब ने जब बात टाली, क्योंकि उज़्मा और इनका जो खुफिया रिश्ता था, इस वजह से वो उज़्मा को डांट नहीं सकते थे, इसलिए मासूम मोमना का मुंह बंद करवा दिया। आमिर, ऐसे क्यों कर रहे हैं? मोमना कमरे में आकर रोती। भला वो मासूम इन सब चालाकियों को कैसे पहचान सकती थी? मेरी जान, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छा लहंगा ले दूंगा, छोड़ो सबको। आमिर ने इसे गले लगाकर तसल्ली दी। नहीं आमिर, बात लहंगे की नहीं है, मेरी इतनी बेइज्जती कर दी उन्होंने, मुझे बहुत बुरा लगा। कोई है ही नहीं ऐसा जो मुझे सहारा दे। मोमना मुसलसल रोए जा रही थी। मेरी जान, मैं हूं ना। उस्मा की ऐसी फेंटी लगाई कि आइंदा सोच कर बोलेगी। आमिर ने मुस्कुराकर बताया तो मोमना बेयकीनी से इसे देखा, फिर मुस्कुराकर इसके सीने में चुप की। हम सफ़र अच्छा हो तो दुनिया वालों का डर नहीं होता। अरे मोमना, ये टमाटर कैसे काट रही हो? मोमना जो रात के खाने की तैयारी कर रही थी, सलमा की बात पर हैरत से इनको देखा। हमारे यहाँ ऐसे टमाटर नहीं काटते, गोल गोल काटो वरना कोई खाएगा नहीं। बेतुकी बात पर मोमना उलझ गई। टमाटर तो गल जाते हैं, पकाते वक्त इसमें ऐसा क्या है? मोमना ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। नहीं, तुम रहने दो, खाना मैं खुद ही बना लूँगी। वैसे भी
सबको मेरे हाथ के अलावा किसी का नहीं पसंद। सलमा ने छुरी से लेते हुए अदा से कहा, मैंने कल जो बिरयानी बनाई थी वो तो सबको बहुत पसंद आई थी, मोमना ने जताया। सलमा खामोशी से काम करने लगी। मोमना मुंह लटकाकर किचन से बाहर निकल आई। सीढ़ियाँ उतरकर वो नीचे अपने पोर्शन में आई। मोमना और इसकी जेठानी नीचे वाली मंजिल में रहते थे। दो दो कमरे और एक एक वाशरूम दोनों के हिस्से में थे। मोमना अपने कमरे में आकर बैठ गई। आमा जब ऑफिस से लौटा तो मोमना मुंह लटकाए बैठी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपका ही इंतज़ार कर रही थी, मोमना मुस्कुरा कर कहती, असल बात गोल करके। इसे पसंद नहीं था शोर थका घर आए और यूं ही शिकायतें शुरू करते। माहौल ख़राब हो जाता है, यूं शोहर भी बेजार रहता है। कैसा था दिन? मोमना ने पानी का गिलास आमिर को पकड़ाते हुए सवाल किया। अच्छा था, तुम सुनाओ, क्या करती रही आज? बोर तो नहीं हुई? आमिर ने इसके गेंद बाजू का हिसार बनाते लाड से पूछा। बोर तो होती हूँ, आपके बगैर दिल नहीं लगता। मोमना ने प्यार से इसके सीने पर सर रखा। आमिर का प्यार इसको सब कुछ भुला देता। इसे याद रहता तो बस ये कि वो और आमिर साथ हैं। चलो, जब मेरा बेबी आ जाएगा तो वो बोर नहीं होने देगा, आमिर ने शरारत से कहा तो वो चीख गई। मोमना का 5वां महीना शुरू हो चुका था। आज वो चेकअप के लिए जा रही थी। आमिर के पास पैसे थोड़े कम पड़ रहे थे, इसलिए वो काफ़ी परेशान था। मोमना ने आमिर को परेशान देखा तो किसी सोच के तहत वो सलमा के पास पहुंची। अम्मी, मैंने आज चेकअप करवाने जाना है, अब्बू से कुछ पैसे ले दें। मोमना ने किचन में खड़ी चाय पीती सलमा से थोड़ा झिझक कर कहा। क्यों, आमिर की तनख्वाह के पैसे कहाँ हैं? सलमा ने चाय की पत्ती सिंक में थूकते हुए पूछा। वो ख़त्म हो गए थे, इनकी तनख्वाह आई नहीं है अभी। मोमना मुसलसल हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। किधर छोड़े हैं पैसे इसने? वो कौन सा पूरे ख़ानदान को खिलाता है? सलमा ने बेजारगी से कहा। अम्मी, मेरे लिए दूध, बोल, फ्रूट वगैरह ले लाए थे। मोमना की बात पर सलमा ने गुस्से से आंखें निकाली। 20,000 का फ्रूट नहीं खा सकती हो तुम? वैसे भी इरफान साहब के पास 10,000 थे, इसकी मेरी दवाइयाँ ले आए थे। जाओ खुद ही इंतज़ाम करो, सलमा कहकर किचन से निकल गई। मोमना की बस हो गई थी अब। भला इतनी बेइज्जती? जब सलमा 10,000 की दवाई खा सकती है तो मोमना 4,000 का फ्रूट नहीं खा सकती। वैसे भी इस हालत में इसे ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की, और 20,000 की तनख्वाह में से वो घर का राशन भी लेकर आता था। इस महंगाई के दौर में कितना मुश्किल था गुजारा। लेकिन अगर वो ये बात सलमा से कहती तो वो बाल खड़ा कर देती। इसलिए मोमना खामोशी से अपने कमरे में गई और आमिर को सारी बात बता दी। मोमना, रहने दो तुम, मैं किसी से उधार पकड़ लेता हूँ, इनको रहने दो, आमिर ने इसे तसल्ली दी। अम्मी, खाना नहीं बचा? मोमना ने सलमा को हाँ गलत लगाई। नहीं है, ख़त्म हो गया। सलमा की आवाज़ पर इसकी आंखें नम हो गई। आमिर सुबह ही दफ्तर के काम के सिलसिले में सियालकोट चला गया था और एक हफ्ता बाद लौटना था। 2 दिन के खाने के लिए किचन में आई तो वो दिन के खाने के लिए किचन में आई तो सारा किचन खाली पड़ा था। फ्रिज को भी ताला लगा था। भूख के मारे से चक्कर आने लगे थे। वो जल्दी से कमरे में गई और अपने छोटे गैस सिलेंडर पर चाय बनाकर साथ में बिस्किट खा लिए। सच शुक्र था कि ऊपर नीचे की मशक्क़त से बचने के लिए इसने कमरे में ही चाय का सामान रखा हुआ था। अमन ने खाने पीने की हर चीज़ कमरे में रखी थी, इसलिए मोमना को मुश्किल नहीं हुई थी और फिर ये मामूल बन गया। इस एक हफ्ते में मोमना को खाना कम ही नसीब होता था। इसका 6वां महीना शुरू हो चुका था। अब इसे भूख ज़्यादा महसूस होती। एक हफ्ते में वो सूख कर कांटा बन गई थी। इसका फूल जैसा चेहरा मुरझा गया था। आमिर जब लौट कर आया तो उसकी हालत से परेशान हो गया। मोमना ने सारी बात आमिर को बता दी कि वो कैसे भूखी पड़ी रहती थी। आमिर ने गुस्से में आकर सलमा को तंबीह की कि आइंदा ऐसा ना हो, जिस पर सलमा ने आमिर को खूब खरी खरी सुना डाली। आमिर का मिजाज काफ़ी ठंडा था। वो किसी बात पर गुस्सा नहीं करता था। यही वजह थी कि वो मोमना को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाता था। मोमना की खातिर अगर कुछ कहता तो बदले में खुद ही सौतेली माँ से बेइज्जत होकर आ जाता। इसलिए मोमना ने आमिर को बताना बंद कर दिया। आमिर, जल्दी करें, लेट हो जाएगा। मोमना दुपट्टा सेट करते हुए आमिर के पास आई। बस हो गया, अब चलते हैं, मैं बस अभी आया, अब्बू से गाड़ी की चाबी लेकर, आमिर कहकर कमरे से निकल गया। मोमना ने आईने में खुद को देखा। फैंसी रेड शॉर्ट फ्रॉक, हल्का सा मेकअप और सर पर दुपट्टा सेट किए वो शहजादी लग रही थी। वो मेके जाने के लिए तैयार खड़ी थी। दोनों बस निकलने वाले थे। मोमना ने सैंडल्स पैरों में डाली और जल्दी से रूम से बाहर आ गई।
मोमना सुनो, अमन ने इसे बुलाया तो वो जल्दी से इसके पास पहुंची। यार अब्बू कह रहे हैं मेके नहीं जाओ आज, अगले हफ्ते चले जाना। अमर की बात पर मोमना का चेहरा उतरा था। नहीं, मैंने आज ही जाना है, सदा की जिद्दी मोमना ने दो टोक कहा। अब्बू ने मना कर दिया, अब अच्छा नहीं लगता कि इनको मना करना। मुझे नहीं मालूम, मैं तैयार हो चुकी हूँ, मुझे बस जाना है। मोमना प्लीज़, मैं अब्बू की बात नहीं टाल सकता, सॉरी। नहीं आमा, जाना है मैंने, ऐसा ना करें, मेरा बहुत मन है। 3 माह से मैं नहीं गई हूँ, आज ना रोके ना। मोमना ने इल्तिजा की, मगर आमन ने गुस्से से इसे झटका। सुनती क्यों नहीं हो? नहीं मतलब नहीं, बस। आमर कहकर कमरे से निकल गया। मोमना गुस्से से दरवाज़ा बंद किया, शोर की आवाज़ पर सब लोग नीचे आ गए। आमर गुस्से से मोमना के पास आया। दरवाज़ा क्यों तोड़ रही हो? मार दूंगा। मारते जान छूट जाएगी आपकी। मोमना ने भी हठधर्मी से कहा तो आमर ने गुस्से से इसे धक्का दिया। वो बेड पर जा लगे। इसके बाप को पता चला तो पता नहीं क्या होगा। पहले इसकी टांगें कब्र में हैं, ये कमीनी इसे मारकर ही छोड़ेगी। सलमा के तंज पर मोमना ने गुस्से से आंखें मींची। सब लोग तमाशा देखकर वापस चले गए। अमर गुस्से से तनफन करता निकल गया। मोमना बेड पर पड़ी रोती रही। गुस्सा करने की वजह से इसकी नाक से खून बहने लगा और ब्लड प्रेशर हाई हो गया। काफ़ी देर बाद खुद को रिलैक्स करके इसने कपड़े बदले। वो जहन को पुरसकून करने के लिए सोने के लिए लेट गई, मगर आंसू मुसलसल बह रहे थे। इतनी तकलीफ हुई थी आज इसे। वो अकेली ही सबके तंज और नफरतें झेल रही थी। गलती आमर की नहीं थी। मोमना इंतहाई जिद्दी और गसीली तबीयत की मालिक थी। वो हमेशा जिद करती थी और आज आमर ने इसकी जिद और गुस्से से तंग आकर इसकी बेइज्जती कर डाली। अपनी जगह यह भी ठीक था, मगर सब घर वालों के सामने आमर ने इसे जलील किया। इस बात पर मोमना टूट सी गई थी। इसे तसल्ली दे इसे तसल्ली देने को भी कोई आगे ना बढ़ा। उल्टा सलमा तंज का तीर चलाकर चलती बनी। दिन गुजर रहे थे। मोमना ने आमर से माफ़ी मांगकर मना लिया था, मगर सलमा के तंज अब भी इसकी बर्दाश्त से बाहर थे। इसने इरफान साहब को सब बताने कब सोचा था, ताकि इसका कोई मुस्बत हल निकाल सके। शाम में इसने इरफान साहब को सब कुछ बता दिया। इरफान साहब ने सब घर वालों को इकट्ठा किया। मोमना ने जब सारी बातें दोहराई तो सब लोगों ने इसे गलत ठहराया। मोमना सलमा इन बच्चों की सौतेली माँ है, इसने इनको पाला है। हम जानते हैं वो ऐसी नहीं है, समझी। अगर वो बुरी होती तो इन बच्चों को इतना प्यार न देती। इरफान साहब ने सरासर सलमा की साइड ली। अब्बू, इनको आप इसीलिए लाए थे कि ये आपके बच्चों को पालें। और दूसरा, मैं इनकी बेटी नहीं हूँ, बहू हूँ। मुझसे इनको दुश्मनी तो होगी ही ना। ये मुझे तंज करती हैं, खाना छुपा देती हैं। मोमना ने भराई आवाज में बताया। मोमना, झूठ मत बोलो, समझ आई? आइंदा इस बारे में कोई बात नहीं होगी। इरफान साहब कहकर उठ गए। सलमा फातेहाना मुस्कुराहट के साथ उठकर कमरे में चली गई और मोमना ने बेबसी से आमर को देखा, जिसने एक बार भी मोमना के हक में आवाज़ नहीं उठाई थी। आज बिरयानी मैंने बनाई है, कौन कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी थी, मोमना की या मेरी? सलमा खाना खाते सबसे पूछा। आज वाली मज़ेदार है। मोमना और आमर के अलावा सब ने नारा लगाया। मोमना ने आमर की तरफ देखा और बिरयानी की प्लेट को देखा। बिरयानी थी या हलवा समझ में नहीं आ रहा था। मोमना सलमा से अच्छा खाना बनाती थी। सलमा का खाना मोमना के लिए खाना बहुत मुश्किल था। ना जाने वहाँ रहने वाले कैसे खा लेते थे। मोमना हम लोग मोमना हम लोग लाहौर जा रहे हैं, घर तुम्हारे ज़िम्मे है, ख्याल रखना, ठीक है? सलमा ने प्यार से मोमना को मुखातब किया। मोमना समझ गई कि घर के काम करने पड़ेंगे, इसलिए सलमा मोहब्बत झाड़ रही है। घर में राबिया, आमना, अरसलान, दादा, सुसर और छोटे बच्चे अनस, अनीस और अलिशबा मौजूद थे। मोमना 8वां महीना चल रहा था। ये महीना हामला खातून के लिए ऐसे भी बहुत खतरनाक होता है। सुबह उठकर मोमना ने सबके लिए नाश्ता तैयार किया, फिर बर्तन धोए, आमर को नाश्ता दिया, वो दफ्तर चला गया। फिर दादा सुसर और नाश्ता दिया। बाद में बाकी सब उठे तो उन्हें नाश्ता दिया। मोमना, भाभी और पराठे बना दिए। आमना के हुक्म पर मोमना ने फिर से पराठे बनाए। सलमा के हाथ का आधा पराठा खाकर इस सब उठ जाते थे, मगर मोमना के हाथ के पराठे खा खा कर इनका दिल नहीं भर रहा था। मज़ेदार ही इतने थे। इसके पेट में दर्द की ठेस ठेस उठने लगी, मगर वो खड़ी खड़ी ही काम कर रही थी। सारा काम खत्म करके वो अपने पोर्शन में आई, कपड़े धोकर थोड़ा आराम किया। दर्द अभी भी हो रहा था, भूख भी लग रही थी। 1 बज चुका था। वो जल्दी से किचन में गई तो किचन वैसे ही पड़ा था जैसे छोड़कर गई थी।
राबिया आप भी खाना बना देना, भूख लगी है। मोमना ने मोबाइल पर मसरूफ़ राबिया को कहा। वो मुंह बनाते सर हिला गई। मोमना बाहर आकर धूप में बैठ गई। सर्दियाँ शुरू थीं। धूप में बैठकर इसे कुछ सुकून मिला। 1 घंटे के बाद इसने किचन में जाकर देखा तो अजीब से हलवे नुमा चावल पड़े थे। जैसे तैसे करके इसने खाना खाया और कमरे में आकर लेट गई। दर्द अब कम हो गया था। वो लेटे लेटे ही नींद की फाती में उतर गई। शाम में वो असर की नमाज पढ़ के किचन में गई तो किचन की हालत देखकर इसे वश आने लगे। सारा किचन फैला हुआ था। इसने सारा किचन समेटा और रात का खाना बनाने लगी। इसने सारा काम जल्दी से किया ताकि राबिया को कोई काम न करना पड़े। वो चाहती थी कि इसके होते हुए इसकी नंदे कोई काम न करें, मगर नंदे चाहती थी कि वो ही घर में ना रहे। सब्जी तैयार करके इसने आटा गूंदा और बाहर आकर चहलकदमी करने लगी। शाम को मगरिब के बाद वो किचन में आई तो राबिया टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनाने में मसरूफ थी और बाकी सब खा रहे थे। गालबन दादा ससुर को भूख लगी थी, जिस वजह से वो मजबूरन काम कर रहे थे। अपने लिए रोटी बना लो, राबिया ने कहा। हाँ बना दो ना, मेरी तबीयत खराब है। मोमना के कहने पर इसे चाइना के नक्शे बना दिए। अमन मुझसे कितना प्यार करते हैं आप? मोमना ने प्यार से अमन से पूछा। वो इसके सीने पर सर रख के लेटी हुई थी। थोड़ा सा, अमन ने शरारत से कहा। मोमना ने 1000 बार इससे ये एक सवाल शादी के बाद से कर लिया था। बताए ना, मोमना ने इसे सीने पर मुक्का मारा। बताया ना थोड़ा सा। अमर बस दस्तूर हंसी दबाए शरारत के मूड में था। सच्ची बताएं वरना मैं नाराज हो जाऊंगी, मोमना ने मुंह बनाकर कहा। हाँ हाँ यार, पता भी है फिर भी पूछती हो। अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता हूँ जान, अमन ने इसे प्यार करते कहा। कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ेंगे? मोमना मुतमिन नहीं थी। नहीं छोड़ता, नहीं छोड़कर जिंदा कैसे रहूँगा? अमन ने इसे सीने में पेंच लिया। मुझे सफ़ेद नान खाना है, तंदूरी रोटी नहीं खाती मैं। अमर मोमना की फरमाइश पर इसे रेस्टोरेंट ले आया। यहाँ नान नहीं मिलते थे मगर मोमना बस जिद थी कि इसे नान ही खाना है। देखो मोमना, जिद ना करो, खा लो अब। मैं कहाँ से लाऊंगा नान, प्लीज़। अमन ने चौथी बार इसे समझाया मगर वो मुंह बनाकर बैठ गई। अमन चुपचाप खाना खाने लगा। खाओ खाना, अभी घर भी जाना है, अमन ने सख्त लहजे में कहा। मोमना खामोशी से बैठी रही। रेस्टोरेंट में वो अलग एक कमरे में बैठे थे। मोमना खामोशी से कमरे में लगी सीसीटीवी कैमरे को देख रही थी। अमर कैमरे लगे हैं, चुप रहे। मोमना के कहने के बावजूद अमन ने ध्यान नहीं दिया। खाना खाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अमन ने गुस्से से कहा। अमन, मुझे ये रोटी नहीं पसंद, मैं घर खा लूँगी, प्लीज़ आप खा लें। हमला होने की वजह से इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इसे अब खाना देखकर मतली हो रही थी। आमिर गुस्से से उठा और मोमना को एक जोता थप्पड़ दे मारा। मोमना झटके से कुर्सी से दूर जा गिरी। पेट में दर्द की ठेस उठी। आमिर इसे घसीटते हुए कुर्सी पर ले गया और इसके मुंह में रोटी ठोंसने लगा। नवाला इसके हलक में फंस गया। खांसी के दौरे से इसके पेट में और दर्द होने लगा। कुछ देर बाद आमिर रेस्टोरेंट से निकल गया। मोमना आंसू पोंछ कर इसके पीछे चल पड़ी। सब लोग उन्हें अजीब नज़रों से देख रहे थे। यकीनन कैमरे की आंख ने सब कुछ अयां कर दिया था। घर आकर अमन ने शोर मचा दिया। गुस्से से मोमना का मोबाइल तक तोड़ दिया। मोमना खामोश रहती मगर मोबाइल टूटने पर इसका जब्त जवाब दे गया और वो कमरे में आकर रो दी। रात तक रो रो कर हलकान हो गई मगर ना कोई इसकी खैर खबर के लिए आया, ना ही तसल्ली देने। अल्लाह जी मुझे सब्र दे, मैं क्या करूं, मेरा कोई भी तो नहीं है, मेरे साथ ही क्यों? अल्लाह, कितने ख्वाब देखे थे शादी के लिए, कितने अरमान थे, वो सब टूट गए। अल्लाह, किसको बताऊं, कौन सुनेगा मेरी? मैं अकेली हो गई हूँ। मेरे वालिदैन को पता चला या लोगों को पता चला तो सब बातें करेंगे, सब मजाक उड़ाएंगे। वो 19 साल की मासूम और कम अकल लड़की अपनी उम्र से भी ज़्यादा समझदार और साबरा थी। एक औरत के लिए यही तो होता है, शादी के बाद लोगों की बातों और वालिदैन की इज्जत की खातिर कुर्बान हो जाती हैं, मर मिट जाती हैं मगर भिनक तक नहीं पड़ने देती कि वो किस अजियत से गुजर रही हैं। आमिर का गुस्सा ठंडा हुआ तो मोमना को अपना मोबाइल दे दिया मगर मोमना अपने मोबाइल के टूटने पर बहुत दुखी थी। इसे बहुत तकलीफ हुई थी, रो रो के हलकान हो चुकी थी। आमिर ने माफ़ी मांग ली और इसे मना लिया मगर इसका मोबाइल और सबके सामने की हुई बेइज्जती लौट तो नहीं सकती थी। मोमना ने अहद कर लिया कि वो आइंदा आमिर से ना जिद करेगी ना ही खफा होगी। वो अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी। लड़की थी ना, बेटी थी वो, शादी के बाद पराई हो गई थी। ससुराल वालों के लिए वैसे भी पराई थी। न जाने कौन है जो बेटियों का अपना होता है।
सारी उम्र खिदमतों में लग जाती है, कभी सास ससुर की, कभी शोहर की, कभी बच्चों की, कभी रिश्तेदारों की, मगर फिर भी वो गैर ही रहती हैं। मोमना के पेट में खासा दर्द था। वो सुबह से भूखी कमरे में पड़ी थी। ना ही किसी ने आकर पता खबर की और ना ही खाने का पूछा। भूख से अलग चक्कर आ रहे थे और दर्द अलग था। वो बिस्तर से कोशिश करके खड़ी हुई तो सर बुरी तरह चकराने लगा। वो सर को थाम कर दोबारा से बैठ गई। घड़ी पर वक्त देखा तो दोपहर के 12 बज रहे थे। अभी खाना पका होगा, शायद खा रही हूँ, थोड़ा मैं भी खा लूँ तब के तबीयत ठीक हो। मोमना खुद से बड़बड़ाई उठी और बेमुश्किल सीढ़ियाँ चढ़ती किचन तक पहुंची। किचन सारा खाली था, बर्तन चेक किए तो खाली थे। अम्मी खाना नहीं है? मोमना ने सलमा से पूछा, जो बिस्तर में घुसी सर्दी कम होने की कोशिश में थी। नहीं है खाना, मांगने वाला आया था, इसे दे दिया। सलमा ने एक नज़र इसे देखा। मैं क्या खाऊं, भूख लगी है, पेट में बहुत दर्द है। मोमना ने दर्द से होंठ भींचे बेबसी से कहा, क्या दर्द है? मैंने भी बच्चे पैदा किए हैं, सारा काम करती थी। मेरे ऑपरेशन को दूसरा दिन था। मैंने सारा घर का काम किया था और बकरियां भी संभाली थी। सलमा ने अपनी तारीफें शुरू कर दी। मोमना चुपचाप कमरे से निकल गई। ऑपरेशन के चौथे पांचवें दिन तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं। ये वहाँ डॉक्टर की बकरियां संभाल रही थी क्या? मोमना ने ज़ेरे लब बड़बड़ाया। सलमा की ये फजूल हवाइयाँ इसे समझ नहीं आती थी। वो कितनी आसानी के से झूठ बोल जाती थी, हत्ता कि वो झूठी कस्में भी उठा लेती थी। नमाज तो वो एक नहीं पढ़ती थी। अगर रमज़ान में एक आध पढ़ भी ले तो नमाज पढ़ते पढ़ते बातें भी शुरू कर देती। वो गांव की एक जाहल औरत थी जो एक खुशहाल मर्द से शादी करके खुद को मॉडर्न समझने लगी थी। रुको, ये पतीले में कुछ दाल है, रोटियां पकाकर इस पतीले को चाट लो, सलमा कहकर सर बिस्तर में दे गई। मोमना थके कदमों से किचन में गई। पतीले में दाल का पानी पड़ा था जो एक घूंट जितना था। फ्रिज को भी ताला लगा था। मोमना आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे में आ गई। शाम तक वो यूं ही पड़ी रही। आजकल आमर के हालात भी पतले थे, इसलिए ना ही फ्रूट था ना ही कुछ और खाने का सामान। जुमे का दिन था, इसलिए आमर जल्दी घर आ गया। मोमना को इस हालत में देखकर इसे शदीद गुस्सा आया। इसने मोमना से पूछा, मगर मोमना टालती गई। आखिर आमर के इसरार पर इसने दिन वाला वाकया गोशगुजार कर दिया। आमर गुस्से से तनफन करता तासला की तरफ पहुंच गया। मोमना इसे रोकती रह गई, मगर वो रुका नहीं। मोमना बेमुश्किल भागती हुई इसके पीछे गई। अम्मी जी अम्मी जी, मोमना सुबह से भूखी है, आपको पता है ना, वो बीमार है। आमन ने गुस्सा कंट्रोल में करते हुए नरम लहजे में सलमा से पूछा। सलमा पहले से ही लड़ने को तैयार थी, फौरन चलाना शुरू हो गई। मैंने ठेका लिया है तेरी बेगम का, मुझे और काम भी होते हैं। सलमा इस जोर से बोली कि राबिया और हरीबा भी बाहर आ गई। दादा ससुर भी परेशानी से भागे आए। अम्मी, मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, बीवी है मेरी, इसका ख्याल करना चाहिए, आप भी कुछ लगती हैं। आमर ने लहजा नरम रखने की पूरी कोशिश की। आमर किस लहजे में बात कर रहा है तू? अम्मी से शर्म कर, कल की आई बीवी के लिए माँ को बेइज्जत करेगा। राबिया ने टांग अड़ानी ज़रूरी समझी। तुम चुप रहो आपी, आमर ने सख्ती से कहा। क्यों चुप रहे? हाँ, तू कौन होता है ये कहने वाला? इस कमीनी की खातर हमें बेइज्जत करेगा? रीपा ने मोमना की तरफ इशारा करके कहा, जबकि सलमा अब खामोश तमाशाई बनी हुई थी, क्योंकि इसकी स्पोर्टस बेटियां लड़ने मरने को तैयार खड़ी थीं। यकीनन ये सब इनकी मिली भुगत थी। वो मोमना को घर से निकालना चाहती थी। मोमना खामोश खड़ी अपने पेट दर्द को भी बर्दाश्त कर रही थी और जो दर्द दिल में था इसे भी जब्त किए हुए थी। तू मेरे सामने ना आना, दफ़ा हो यहाँ से, अमन ने अरीबा को गुस्से से कहा। क्यों दफ़ा हूँ? अपनी इस बीवी को दफ़ा कर। रीपा ने तमीज़ के सारे डिब्बड़ परे रख दिए। बदतमीज़ी शुरू कर दी थी। मोमना को खबरदार कुछ कहा तो जान से मार दूंगा। आमन ने आज पहली बार मोमना का दिफा किया। दादा ससुर खड़े बेजारगी से मोमना को देखने लगे। फितने की जड़ यही है, इससे पूछो क्या मौत पड़ी है इसको। सलमा ने मोमना को धक्का दिया, जिससे वो बिस्तर पर गिरी। दर्द की एक तेज़ लहर उठी और मोमना के रार कर रह गई। राबिया ने आमर को धक्का दिया और कुर्सी पर गिरा दिया। सब बहनें और सलमा आमर को खरी खरी सुनाने लगी। आमर इन सब के साथ बहस में नाकाम हो रहा था। बेख्तियार इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो ज़ारुकदार रोने लगा। सब औरतें मुसलसल इसे बातें सुनाने में मसरूफ़ थीं। मोमना अपने शोहर के आंसू बर्दाश्त न कर सकी। आज इसकी बस हो गई थी। वो दर्द की परवाह किए बगैर उठी और जाकर राबिया के पास खड़ी हो गई।
इधर बात करो, क्या कह रही हो? मोमना ने अपनी आंखें गुस्से से बड़ी करते हुए मुखातब किया। ससुराल वाले मारते भी हैं, गालियां भी देते हैं। तुमको तो हम अच्छे मिले हैं, इसलिए फितने फैला रही हो। एक वक्त ना खाती तो मर जाती क्या? अपने कमरे में खाने पीने का सामान मंगवा कर रखो, वो खाया करो। अमर से कहो बाजार से कुछ खाने को ला दे, हमने ठेका लिया है तुम्हारा। राबिया के लंबे चौड़े तंज को इसने खामोशी से सुना और फिर गुस्से से बोली, बीमार हूँ मैं, मरी नहीं हूँ। पहले भी तुम लोग भूखा ही रखते हो, और जो ससुराल वाले गालियाँ देते हैं वो तुम्हें मिलेंगे। तुम अपने ससुराल वालों की मारें भी खाना और गालियाँ भी सुन लेना, मुझसे ये काम नहीं होते। मोमना इस जोर से चीखी कि इसकी आवाज़ सबको सकते में ले आई। मोमना आज पहली बार बोल रही थी और सबको खौफजदा कर गई थी। राबिया अपना मंसूबा इतनी आसानी से वहाँ फेल होने देती? इसने ज़मीन पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। तुमने मुझे इतनी बड़ी बददुआ दी है मोमना। राबिया के मसनूई आंसू इसे हैरान कर गए थे। बददुआ? ये बददुआ है? मोमना ने हैरानगी से कहा। राबिया को रोते देखकर सब नरम पड़े, मगर मोमना हैरत और गुस्से से इसे देख रही थी। मोमना, इससे माफ़ी मांगो, तुमने गलत कहा है। अमन ने इससे माफ़ी मांगने का कहा तो मोमना हैरत से इसे देखने लगी। मैंने किसी को बददुआ नहीं दी, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। मोमना ने राबिया को देखकर दांत पीसे। दादा सूसन ने इसे बाजू से पकड़ा और धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मोमना के पेट के दर्द में इजाफा हुआ था। वो थके कदमों से चलने लगी जब राबिया की आवाज़ सुनाई दी, हम झांकेंगे भी नहीं तुम्हारे कमरे में, तुम मरो या जियो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। राबिया आमर को कह रही थी और आमर खामोशी से बाहर निकल आया। हफ्ते का दिन था। कल की लड़ाई के बारे में आमर और मोमना ने कोई बात नहीं की। हफ्ता होने की वजह से सब मर्द खाली थे। आज छुट्टी थी। आमर मोमना का ख्याल रख रहा था। वक्तन फ़वक्तन इसे दर्द होता रहता, मगर फिर आराम आ जाता। दोपहर को मोमना किचन में सबको नज़रअंदाज किए खाना निकाल कर कमरे में ले आई। खाना खाने के कुछ देर बाद इसके दर्द में इजाफा हुआ। इसने आमर को बताया कि इसे लेबर पेन शुरू हो गया है। आमर परेशानी के आलम में सलमा के पास भागा था। माँ सुतेली हो या सगी, बच्चा परेशानी के वक्त इसी के पास जाता है, मगर सगी माँ और सौतेली माँ में फ़र्क होता है। सलमा ने आमर की बात पर कान न धरे। सब लोग घर में मौजूद थे, मगर किसी ने झांकना गवारा नहीं किया। आमर ने जल्दी से गाड़ी की चाबी ढूंढी और मोमना को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले आया। दोनों के लिए ये पहली बार था, इसलिए किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। अस्पताल में दाखिल होते ही नर्स ने इसे बड़ी चादर में लपेटा देखकर हंस दी। लगता है तुम्हारे इलाके में बर्फ़ पड़ी है। नर्स की बात पर मोमना खामोशी से सर झुका गई। बेड पर लेट जाओ, डॉक्टर आ रही है। नर्स के कहने पर मोमना बेड पर लेट गई। दर्द बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ना आई। इसने तंग होकर मैके फ़ोन किया। इसकी अम्मी ने इसे तसल्ली दी और जल्दी पहुंचने का कहा। तुम्हारे साथ कौन है? शाजिया बेगम के पूछने पर मोमना रोती, मम्मा मैं अकेली हूँ, मेरे साथ सिर्फ आमर है, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप जल्दी आ जाएं प्लीज़। पास बैठी नर्स को मोमना की तकलीफ़ का अंदाज़ा हुआ था। कॉल कटने के बाद नर्स ने इससे पूछ ही लिया, कोई नहीं है तुम्हारे साथ? नहीं, कोई नहीं, मोमना ने बेड से उठते कहा था। शाजिया बेगम ने इसे अस्पताल के करीब चाचू के घर आने का कहा था। ससुराल वाले क्यों नहीं आए? नर्स ने तजस्सुस से पूछा। पता नहीं, मोमना कहकर तेज़ी से लेबर रूम के बाहर आ गई। आमर मोमना को दर्द में देखकर काफ़ी उदास था। अस्पताल से चाचू के घर ले जाते वक्त इसने फ़ोन करके घर मोमना के बारे में बता दिया था। इन लोगों की बेरुखी पर आमर और दुखी हुआ था। मोमना ने आमर के चेहरे को देखा। जब से इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। इसने खुद को रोने से बाज रखा था। आंसू बार बार आंखों से बह पड़ता। वो मर्द था, मगर बहुत कमज़ोर दिल मर्द था। मोमना की तबीयत खराबी पर यूं ही रो पड़ता। वो जैसा भी था, मगर मोमना पर जान देता था। अगर गुस्सा कर भी देता तो ये इसकी फितरत थी। मर्द तो होते ही अनाज़ाद हैं मर्द तो होते ही अनाज़ाते हैं। अपनी अना पर सवाल उठाने वाली उंगली बर्दाश्त नहीं कर सकते। आमर को भी इस कुछ अरसे में एहसास हो गया था कि मोमना क्या क्या सह रही है। इसे पछतावा था कि अपनी लाइल्मी पर। इस वक्त वो सिर्फ मोमना को सोच रहा था जो दर्द से रो रही थी। आमर के पास तसल्ली के अल्फाज भी नहीं थे। इसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। चाचू के घर पहुंचकर मोमना पुरस्कून हो गई। दर्द बढ़ता जा रहा था। दिल की धड़कन तेज से तेज तर हो रही थी। एक तरफ माँ बनने की खुशी और दूसरी तरफ अजीब सा डर था कि क्या होगा। मोमना को घर के नीचे वाले पोर्शन में रखा गया था ताकि वो पुरस्कून रह सके। प्रिया यूनिट क्लिनिक से एक लेडी डॉक्टर को बुलवाकर मोमना की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। मोमना की मम्मा इसके साथ साथ रहीं।
اس کی چاچی نازیہ اس کے لیے بار بار کچھ کھانے کو لے آتی۔ ان کے پیار کو دیکھ کر مومنہ بے ساختہ مسکرا دی۔ رات مغرب کے وقت سلمہ، عرفان صاحب اور عظمیٰ ممانی وہاں آن ٹپکے۔ اچھی خاصی دعوت اڑا کر بغیر مومنہ کو تسلی دیے یا کوئی مدد کیے گھر جانے کی تیاری میں کھڑے ہو گئے۔ سلمہ کو رات رکنے کا کہا تو اس نے بے نیازی سے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ اس کی چھوٹی بیٹی اس کے بغیر سوتی نہیں ہے، اگر رات میں بچہ پیدا ہو جائے تو ہمیں بتا دینا، ورنہ صبح آ جائیں گے ہم۔ ان لوگوں کا اس قدر بے حس پن شازیہ بیگم سمیت سب کو حیران کر گیا۔ رات عشاء کے بعد مومنہ سے شازیہ نے اصرار کر کے پوچھا تو مومنہ نے ساری باتیں بتا دیں جو شادی کے بعد سسرال میں اس نے سہی تھی۔ غم و غصے سے شازیہ بیگم لال ہو گئی تھی۔ مومنہ کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ ان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اتنے لاڈ پیار سے پالا تھا انہوں نے اس معصوم پری کو، کبھی گرم ہوا بھی نہ لگنے دی تھی، اچھے لوگ سمجھ کر وہاں شادی کروا دی تھی۔ اور وہ کیسے نکلے تھے؟ ان کی بیٹی کب اتنی سمجھدار ہو گئی تھی کہ ان سے باتیں چھپانے لگی؟ کبھی چھوٹے بھائی سے لڑائی ہو جاتی یا کوئی چیز نہ ملتی تو گھر سر پر اٹھا لیتی تھی اور اب مسکرا کر ہر درد سہ رہی تھی۔ رات کے 3 بج کے جب مومنہ ٹھیک نہیں ہوئی تو اسے اسپتال شفٹ کر دیا گیا۔ درد برداشت کرتے کرتے بالآخر دن کے 2 بجے مومنہ نے ایک خوبصورت اور ننھے سے وجود کو جنم دیا۔ بالکل مومنہ کی فوٹو کاپی تھا، بڑی بڑی آنکھیں مگر ان کا رنگ کالا تھا، جبکہ مومنہ کی آنکھیں بھوری تھیں۔ چھوٹی سی ناک اپنے دادا پر گئی تھی اور پتلے سے ہونٹ نہ جانے کس کی مشابت رکھتے تھے۔ خیر وہ ننھا وجود دیکھ کر مومنہ ہر درد بھول گئی اور خوشی سے اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ سب درد اس نے اپنی اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے ہی جھیلا تھا۔ ایک ماں ہر درد اپنی اولاد کی خاطر مسکرا کر سہ لیتی ہے۔ ماں اور بچہ دونوں کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ ایک بات مومنہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ سرکاری اسپتالوں میں بغیر جان پہچان اور سفارش کے ڈاکٹر مریض کو خاص اہمیت نہیں دیتی تھی۔ مومنہ کے ساتھ والے بیڈ پر عورتیں تڑپتی اور چیختی رہی تھیں مگر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کر دیا جاتا تھا۔ جس کی سفارش ہوتی اس کے آگے پیچھے بھاگ رہی ہوتی تھی۔ مومنہ کے والد ڈاکٹر تھے اور ان کی موجودگی کی وجہ سے مومنہ کا اچھی طرح خیال رکھا گیا تھا۔ سلمہ جوں ہی کمرے میں آئی فوراً بچے کو اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ مومنہ نے شازیہ بیگم کی طرف دیکھا جو ناگواری سے سلمہ کو دیکھ رہی تھی۔ مومنہ ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی سب گھر لوٹ آئے۔ شازیہ بیگم بچے اور مومنہ کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ 3 دن وہ مومنہ کے پاس رہیں اور ان 3 دنوں میں مومنہ کو کسی نے کھانے کا بھی نہیں پوچھا اور نہ ہی بچے کو دیکھا۔ سلمہ کے علاوہ کسی نے بچے کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ شازیہ بیگم خود جا کر کھانا لے آتی۔ تیسرے دن جب ان کی بات ہوئی تو وہ مومنہ اور بچے کو لے کر اپنے گھر آئی تھی۔ مومنہ اپنے میکے میں تھی جب اسے خبر ملی کہ نائلہ بھی اسپتال میں ایڈمٹ ہے اور سلمہ 1 ہفتے سے اس کے ساتھ اسپتال میں ہے۔ آپریشن سے نائلہ کو ایک بیٹی ہوئی ہے۔ مومنہ ایک سرد آہ لے کر رہ گئی۔ مومنہ کی باری سلمہ نے بہانہ بنا دیا تھا اور نائلہ کے ساتھ 1 ہفتے سے اسپتال میں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، نائلہ کے آپریشن کے بعد بچی اور نائلہ دونوں کو سلمہ نے بڑی لگن سے سنبھالا تھا۔ عامر اور مومنہ نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ جتنا خیال نائلہ کا رکھا گیا تھا اتنا مومنہ کا حق بھی تو تھا۔ آخر اس معصوم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو اتنی نفرتیں جھیلنی پڑی۔ عامر آفس کے سلسلے میں اکثر گھر آ جاتا اور کبھی کبھار مومنہ سے ملنے چلا جاتا تھا۔ مومنہ امی کہہ رہی تھی تم نے ان کے کچھ برتن چوری کر لیے ہیں، کافی شور ڈالا تھا رات میں انہوں نے۔ عامر آج مومنہ سے ملنے آیا تھا اور سلمہ کے تماشے کے بارے میں اسے بتایا۔ کون سے برتن؟ مومنہ نے حیرانی سے پوچھا۔ امی کہہ رہی تھی کہ تم اسٹور سے کچھ چیزیں چرا کر لے گئی ہو، ان کے کچھ برتن بھی تھے۔ عامر نے بتایا تو مومنہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ اور آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا؟ میں نے کہا کہ میں پوچھوں گا، وہ چوری نہیں کر سکتی۔ عامر نے یوں بتایا جیسے کوئی تیر مار آیا ہو۔ عامر آپ کی بیوی پر چوری کا الزام لگایا گیا ہے اور آپ نے کچھ کہا بھی نہیں۔ مومنہ غصے میں بولی تو عامر سر جھکا گیا۔ شازیہ بیگم نے دونوں کی باتیں سن لی تھی۔ وہ شہزاد صاحب سے بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ غصے کے بہت تیز تھے۔ اگر کچھ الٹا سیدھا کہہ دیتے تو بات بگڑ سکتی تھی۔ ایک بار گھر پہنچنے تو اب انہیں بخشوں گی نہیں ان لوگوں کو۔ مومنہ نے دل میں فیصلہ کر لیا اور آنے والے وقت کے لیے ذہن کو تیار کرنے لگی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ خاموش رہنے سے یہ لوگ اسے خوب دبا دیں گے۔ لیبر پین سے کچھ دن پہلے اس نے اسٹور کو صاف کیا تھا۔ جالوں اور دھول سے بھرا ہوا اسٹور اس نے کچھ گھنٹوں میں صاف کر دیا تھا اور وہاں موجود ایک پھٹی ہوئی دری اسے ملی تو وہ اسے اٹھا کر کمرے میں لے گئی۔ اسے سلائی کر کے کمرے میں بچھا لی تھی۔ سلمہ کو اسی کا غصہ تھا اس لیے الزام لگا رہی تھی، ورنہ اسٹور میں ایک بھی برتن موجود نہیں تھا، صرف پرانا فرنیچر تھا جو مومنہ نے صاف کر لیا تھا، جس کا کریڈٹ رابعہ کو مل گیا تھا۔ سلمہ نے سب کو یہی بتایا کہ رابعہ نے یہ اسٹور صاف کیا ہے۔ محنت مومنہ کی اور کریڈٹس رابعہ لے گئی۔
मोमना बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। शादी के बाद से अब तक के तमाम मनाज़र इसकी आंखों के सामने थे। गलती मेरी भी, मगर इतनी नहीं कि मुझ पर ये जुल्म किए जाएं। औरत तो मोहब्बत की भूखी होती है, अपने शोहर से वफा करती है, सिर्फ इसके प्यार के लिए, तवज्जो के लिए। अगर आमिर इसका साथ दे तो इसे किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं। मोमना को इसके वालिदैन दीनी और दुनियावी तालीम दें। शादी से पहले तक वो पर्दा करती, नमाज कुरान पढ़ती, सुबह शाम के अज़कार करती। मगर शादी के बाद इसने नमाज तो ना छोड़ी, मगर बाकी सब कुछ छोड़ दिया था। मेरा अल्लाह मुझसे खफा है, इसलिए आजमाइश में डाल दिया है। मैं कोई गुनाह नहीं करूँगी, बस अल्लाह को राज़ी करूँगी। मोमना खुद से मुखातब थी। हामला औरत के हार्मोन्स में तब्दीली होती रहती है। कभी वो किसी मामूली बात पर गुस्सा करती है, कभी यूं ही खुश हो जाती है, कभी चिड़चिड़ी हो जाती है, तो कभी तबीयत कैसी भी वैसी। ऐसी हालत में औरत को किसी प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले की ज़रूरत होती है, ताकि इसे प्यार से ट्रीट किया जाए, वरना इसके जहन के साथ साथ बच्चे पर भी असर पड़ता है। मगर मोमना ने अपनी सारी प्रेगनेंसी की हालत में अपनी जहनी अजियत ही झेली है। मोमना, आमिर की आवाज़ पर वो चौंक कर ख्यालात से बाहर आई। चले, लेट हो रहा है जी, मोमना कहती उठ खड़ी हुई। आज वो वापस अपने ससुराल जा रही थी। शाजिया बेगम मोमना और बच्चे को लेकर अंदर दाखिल हुई तो सारी औरतें नागवारी समूह बनाकर चली गईं। सलमा ने सलाम दुआ की और किचन में घुस गई। मोमना लब खींचे कमरे में आ गई। क्या नाम सोचा है फिर बच्चे का? शाजिया बेगम मोमना से मुखातब हुई। वही जो इसके दादा ने बताया था, अमीर मुआविया। मोमना ने ख्यालों में गुम जवाब दिया। शाजिया बेगम ने तासुब से सर झटका। 2 दिन बाद मोमना बिस्तर से उठी थी। 2 दिन आमिर की छुट्टी थी, सो वो खाना इसे ला देता। आज वो ऑफिस चला गया था। भूख ने सताया तो उठकर किचन में गई। सलमा नाइला के साथ गप्पे हाँकने में मगन थी। अम्मी, खाना नहीं है? मोमना ने खाली बर्तन देखकर पूछा। ख़त्म हो गया, सलमा ने मुख्तसर जवाब दिया। वो फिर से गप्पे हाँकने लगी। मोमना खामोशी से वापस आ गई। दूध और डबल रोटी खाकर इसने कमरे की सफाई की। माविया सो रहा था, इसलिए वो मुतमिन थी। सफाई करते वक्त इसे एहसास हुआ कि इसके जहेज की काफ़ी चीज़ें गायब हैं। मोमना सलमा के पास गई और पूछा तो पता चला कि वो चीज़ें तो सलमा ने खुद की खरीदी हैं। मोमना इसके सफ़ेद झूठ पर हैरान रह गई। आमिर, मेरे जहेज की चीज़ें अम्मी ले गई हैं और वापस नहीं कर रही। शाम में मोमना आमिर से मुखातब हुई। जो कुछ भी हो, जहेज एक बाप की उम्र भर की कमाई होता है जो वो अपनी बेटी को देता है। एक बेटी कभी भी अपना जहेज किसी के साथ नहीं बांट सकती। मोमना, इग्नोर कर दो, छोड़ो, आमिर ने बेसारगी से कहा। आमिर, मेरा जहेज है। आमिर ने मोमना की बात ही काट दी। व्हाट जहेज, बस करो, छोड़ दो, मैं तंग आ गया हूँ रोज़ रोज़ के झगड़ों से। आमिर उकताकर कमरे से जाने लगा। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ आपकी ज़िंदगी से, आपकी जान छूट जाएगी। बुलाता हूँ इनको। क्यों, तेरा जहेज ले गए? आमिर गुस्से से कहता कमरे से निकल गया। मोमना फूट फूट कर रो दी। कुछ देर बाद इरफान और सलमा भी वहाँ पहुँच गए। क्या तकलीफ़ है तुम्हें मोमना? इरफान ने गुस्से से कहा। मोमना लब भेंचे खामोश रही। कुछ चीज़ें ही लेकर गए हैं, इतना शोर क्यों डाला हुआ है? इरफान फिर मुखातब हुआ। मेरा जहेज है, वो सारी चीज़ें नहीं, इनका कोई मेरा जहेज है, वो चीज़ें नहीं, इनका कोई हक नहीं है कि मेरे किसी भी सामान को हाथ लगाएं। मोमना ने सख्ती से कहा। तुम तो बड़ी शरीफ हो जैसे। इरफान ने फिर जहर उगला। हाँ, तो नाइला जैसी शरीफ है कोई? ले आते जो आपको पसंद भी आती। मोमना ने दोखतू जवाब दिया। नाइला तेरी वजह से लड़ती थी हमसे, तुझे हम इतनी इज्जत देते हैं। सलमा ने भी दांत पीस कर कहा। कौन सी इज्जत? कौन सी इज्जत दी है? भूखी मैं रहती हूँ, ताने मैं सुनती हूँ, बच्चा पैदा करके आ गई, आप लोगों को खबर ना हुई। मेका में पूरा महीना रह के आई, बच्चे की शक भी हुई तो लोगों ने नहीं देखी। ये इज्जत है? मोमना फट पड़ी थी। आमिर खामोशी से एक जगह बैठा रहा, यूं जैसे वो कोई बुत हो। सलमा भागकर अरीबा और राबिया को बुला लाई। क्या तकलीफ़ है मोमना, क्यों जान नहीं छोड़ती हमारी? रीबा आते ही बदले हंसी से बोली। आमिर के भूत में पहली बार हरकत हुई और वो गुस्से से उठकर रीबा पर चढ़ दौड़ा। दफ़ा हो जा मेरे कमरे से, निकल जा कमीनी, वरना जान से मार दूंगा। आमिर ने रीबा को धक्का देकर कमरे से निकाल दिया। अरफान भी गुस्से से खड़े हो गए। ये आपकी बेटियां हैं। अरफान भी गुस्से से खड़े हो गए। ये आपकी बेटियां मेरी माँ के सामने मुंह फेर कर जाती हैं, सलाम तक नहीं किया। मोमना चुप ना रही। इनकी मर्जी, ये जो भी करें, तुझे क्या? इरफान ने बेहिसी की मिसाल कायम की और कमरे से निकल गया। अम्मी, कौन सा गिलास चाहिए आपको जो मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था? सुबह सलमा को मोमना के कमरे में ले आई और गिलास की कहानी पूछी। ये बिस्तर जो तुमने बछाया है, ये मेरा है। सलमा ने बिस्तर की तरफ इशारा किया जो मोमना ने फटा हुआ
बचाया था। ले जाओ, मोमना ने स्पाट लहजे से कहा। सलमा बिस्तर उठाकर चल दी। आज हफ्ता था, आमिर को छुट्टी थी, इसलिए वो घर पर ही था। मोमना नाश्ता बनाने किचन में आई। अपनी धुन में नाश्ता बना रही थी जब राबिया बोल पड़ी। हमारे किचन में तमीज़ से रहना, मेरे बाप का खाती है और नखरे करती है। राबिया कपड़े इस्त्री करते बक बक कर रही थी। मोमना सर झटक कर काम में लग गई। ये तड़कसी और कूद खाना में डरती नहीं हूँ। मोमना की खामोशी पर राबिया दोबारा बोली। मुझे चुप रहने दो, तंग मत करो, मोमना ने पलटकर गुस्से से कहा। राबिया ने इस्त्री छोड़कर हाथ कमर पर रख कर कहा। मोमना पास पड़ा बैलन उठाकर इसके पास गई। तंग क्यों कर रही हो? ये बैलन देखा है ना? मोमना इसे डराने की गरज से इसे बैलन दिखाया। राबिया आगे बढ़ी और बैलन इससे हाथ से छीनकर मोमना के सर पर दे मारा। और बस वो लम्हे थे कि मोमना का सर चकरा कर रह गया। सलमा दौड़ी। सलमा दूर खड़ी मुस्कुराकर ये सब देख रही थी। रीबा ने भी राबिया का साथ देते हुए मोमना को मारना शुरू कर दिया। चेहरे पर थप्पड़, पेट में मुक्कों की बरसात कर दी। इसे नीचे गिराकर खूब गालियां बकीं। अरसलान भागकर आमिर के पास गया और इसे सूरत हाल से आगाह किया। आमिर फौरन वहां पहुंचा और बेसुध पड़ी मार खाती मोमना को छड़ाया। मोमना के कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे। इसके पेट में मारने की वजह से इसे ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी। आमिर ने अरीबा को थप्पड़ जड़ दिया। सलमा भी इसी लम्हे हरकत में आई और राबिया और अरीबा को लेकर कमरे में चली गई। आमिर मोमना को लेकर कमरे में आ गया। मोमना दर्द से बेहाल बिस्तर पर ढह गई। आमिर ने फौरन इरफान को कॉल करके सारी बात बताई। इरफान ने मोमना से बात करवाने को कहा। मोमना, ये बात घर में ही रखना, आ रहा हूँ मैं। इरफान का इशारा मोमना के मेके की तरफ था। मैं फ़ोन करके बता रही हूँ सबको। मोमना ने स्पाट से चेहरे से कहा। नहीं मोमना, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दो, मैं आकर उन्हें मना कर दूंगा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इरफान के लहजे में मिन्नत थी। मोमना ने बगैर कुछ कहे खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। अमर खामोशी से सारा कार्रवाई देखता रहा। मोमना ने बलाल चाचू को फ़ोन करके सारी बात बताई। उन्होंने इरफान से बात करने को कहा, कहकर कॉल काट दी। कुछ देर बाद मोमना की मम्मा का फ़ोन आया। इनके लहजे से पता चल गया था कि उन्हें इस मामले का बिल्कुल नहीं पता। मोमना ने इनकी मालूमात में भी इजाफा किया और सारी बात बता दी और शहजाद साहब को कुछ भी बताने से मना करके कॉल काट दी। अब्बू वो कुछ नहीं कहते, आप घर आ जाएं, वो सिर्फ बात करेंगे बस। अम्मा ने उन्हें जमानत दी और कॉल कट गई। क्या हुआ? मोमना ने स्पाट चेहरे से पूछा। ना वो उदास थी ना रो रही थी। अमर इसके तासरात से खौफसदा हुआ था। कुछ नहीं, बस उन्हें डर है कि तुम्हारे पापा उन्हें मारेंगे। तुम जानती हो वो कितने सख्त हैं। अब वो घर नहीं आ रहे हैं, कह रही हैं मैं भाग जाऊंगा। अमर ने तफसील बताई। मेरे साथ ज्यादती करते उन्हें खौफ नहीं आया? मोमना ने इस्तेज़ानिया कहा। अमर ने सर झुका लिया। मोमना, मोमना मेरी बच्ची। शाजिया बेगम कमरे में दाखिल होते ही बिस्तर पर पड़ी मोमना की तरफ भागी। इनके साथ साथ मोमना की दादी भी मौजूद थी। मोमना पे मुश्किल उठ बैठी। शाजिया बेगम ने इसे सीने से लगा लिया। फटे होंठ जिनसे खून बहकर खुश्क हो गया था, आंखों में बड़े स्याह हल्के। मोमना पर खराशों के निशानात, बाजुओं पर दांतों के निशान वाज़ेह नजर आ रहे थे। चंद दिनों में ही वो सदियों की बीमार लग रही थी। जिस ज़हनी अजियत में वो थी सिर्फ वही जानती थी। ये क्या हाल हो गया है मोमना? शाजिया बेगम भराई आवाज़ में बोली। फिर बस सोए हुए मुआविया की तरफ बढ़ी और इसे उठाकर चूमने लगी। मोमना भी इसके सामने जिरका लगेगा, हर बात बताना। आज मैं इन लोगों से सवाल करूंगी, आखिर मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था। मोमना की दादी दुख और गुस्से से गोया हुई। मोमना हल्का सा सर हिलाकर रह गई। आप लोग नहीं जानती ये क्या करती है हमारे साथ, राबिया मसनूई अदाकारी से बोली। जिरका लग चुका था, ये सब एक जगह मौजूद थे। मोमना की दादी शाजिया बेगम और बलाल चाचू जिरके में मौजूद थे। शहजाद साहब को इस सब से बेखबर रखा गया था। इरफान साहब, क्या इसलिए मैंने अपनी बच्ची आपको दी थी? बलाल चाचू के लहजे में दुख और अफसोस था। गलती हमारी नहीं है, ये ज़्यादा मसले पैदा करती है, आखिर कब तक हम सहते। इरफान साहब ने अदाकारी की हदें फलांग दी। क्या करती है ये बताएं ना, फिर हम हल निकालेंगे। शाजिया बेगम इनके झूठ को भांप गई थी। गड़े मुर्दे माथे उखाड़े बस, आइंदा आपको शिकायत नहीं मिलेगी। इरफान के पास मोमना के खिलाफ कुछ होता तो वो कहते। अब सबके सामने झूठ बोलकर अपनी पोल नहीं खोल सकते थे, इसलिए मामला रफा दफा करना चाह रहे थे। मोमना, अल्लाह की खातर माफ़ कर दो। इरफान अब मोमना से मुखातिब थे। मोमना खामोश बैठी सबको सुन रही थी। इसे कुछ कहने की ज़रूरत न थी। सब कुछ सामने था, हर कोई जानता था कि कौन गलत कौन है। शाजिया बेगम ने बहुत कोशिश की, मगर इरफान बात को यहाँ वहाँ करके ख़त्म करके और वादा कर लिया, आइंदा कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और आखिर वो लोग मोमना को
کہ بسے بسائے گھر کو اجڑنے نہیں دے سکتے تھے، سو خاموش ہو گئے۔ مگر اتنا ضرور کہہ دیا کہ آئندہ اگر کچھ ہوا تو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور عرفان ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ آخر کو ان کے ساتھ دشمنی مول لے کر وہ اپنی عزت پر اور داغ نہیں لگا سکتے تھے، کیونکہ بلال چاچو کے ساتھ ان کے بہت سے مطلب وابستہ تھے جو وہ پورا کرنا چاہتے تھے۔ عامر اگر سکون چاہیے تو ہمیں الگ ہونا پڑے گا، ورنہ یہ روز کے جھگڑے ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ شام مومنہ عامر کو اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ میں بات کرتا ہوں ابو سے، ہم الگ ہو جائیں گے۔ ہاں، مگر میں کمرے میں چولہا نہیں جلاؤں گی، فی الحال مجھے اسٹور صاف کروا دے، میں اس کو کچن سیٹ کر دوں گی، مومنہ قطعی انداز میں بولی۔ مگر ان لوگوں کا سامان، مومنہ عامر کی بات کاٹ کر پھر سے بولی، مجھے نہیں پتا جو بھی کریں بس کل میں الگ ہو جاؤں گی بس۔ دوپہر تک اسٹور کا ایک حصہ صاف کر کے کچن سیٹ ہو چکا تھا، ایک حصے میں کباڑ دھرا ہوا تھا۔ مومنہ نے اس پر شکر کیا، کم سے کم وہ سکھ سے کھا پی تو سکے گی، بھوکا تو نہیں رہنا پڑے گا۔ علیحدہ ہونے کے بعد مومنہ کافی پرسکون تھی، وہ اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ اور عامر ایک دوسرے کو وقت دیتے، سب کچھ بھلا کر وہ ایک نئی شروعات کر چکے تھے۔ عامر اب مومنہ کو پہچاننے لگا تھا، مومنہ ایک معصوم اور معصوم بچوں جیسی لڑکی تھی۔ حالات نے اسے کافی سنجیدہ بنا دیا تھا، مگر عامر کا ساتھ اور توجہ پا کر وہ پھر سے کھل اٹھی تھی۔ وہ بہت بدل چکی تھی، اس نے خود کو عامر کے رنگ میں رنگ دیا تھا، ضد، غصہ اور اڑیل پن اس نے بہت دور چھوڑ دیا تھا۔ وہ عامر کے ساتھ دال روٹی کھا کر بھی خوش تھی۔ مومنہ نے کبھی اس سے کوئی خواہش نہیں کی، کبھی گلہ نہیں کیا۔ 11ویں کے امتحان میں وہ اول آئی تھی، اس پر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ آگے پڑھ کر کچھ بننا اس کا جنون تھا۔ اسے نماز سکھا دی اور قرآن پاک سکھایا، اور بہت جلد عامر نماز کا پابند ہو گیا۔ قرآن وہ اٹک اٹک کر پڑھتا تھا، سوتیلی ماں نے صرف کھانا پکا دیا اور کپڑے دھو دیے، تربیت کچھ بھی نہ کی تھی۔ مومنہ نے عامر کو بدل دیا تھا، وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے، مگر یہ خوشی بھی وقتی ثابت ہوئی۔ رمضان بھی شروع ہو چکا تھا۔ شازیہ بیگم نے مومنہ کے لیے افطار کا سارا سامان اپنی طرف سے بیچا۔ عامر کے پاس تو اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ مومنہ کو عید کی خریداری کروا سکتا۔ مومنہ نے اس پر بھی صبر کیا تھا۔ شازیہ بیگم نے عید کے کپڑے بھی خود خرید کر انہیں دے بھیجے۔ عید بھی خیریت سے گزر گئی تھی اور مومنہ کے 12ویں کے پرچے شروع ہو گئے۔ عامر مومنہ کو پرچے دلوانے ساتھ لے جاتا، معاویہ بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ 4 ماہ کا معاویہ بہت تنگ کرتا، اس لیے مومنہ اپنا پرچہ بیچ میں چھوڑ کر اسے دودھ پلاتی اور پھر واپس آ کر پرچہ دیتی۔ نگران بھی اس کی مجبوری سمجھتے تھے، سو روک ٹوک نہ کرتے۔ وہاں سبھی جانتے تھے کہ مومنہ کتنی لائق اور ذمہ دار لڑکی ہے، اس لیے پورے حال میں اسی کے پرچے ہوتے رہتے تھے کہ شادی شدہ ہے، بچہ بھی سنبھالتی ہے، گھر بھی سنبھالتی ہے اور پڑھائی بھی کرتی ہے۔ خیر یوں ہی پرچے مکمل ہوئے اور ہمیشہ کی طرح وہ اول آئی تھی، اور اسی طرح اس نے 12ویں کے پرچے بھی دے دیے جن میں وہ پھر سے اول آئی تھی۔ مگر عامر کے حالات ایسے نہ تھے کہ وہ اسے پڑھا سکتا، اس لیے مومنہ نے خوشی سے پڑھائی چھوڑ دی۔ مومنہ کو عامر کی فکر ستانے لگی تھی۔ عامر میٹرک فیل تھا اور نوکری ہونے کے باوجود اسے ڈر تھا کہ اگر اسے نوکری سے نکال دیا گیا تو۔ مومنہ نے ضد کر کے عامر کو ایڈمیشن دلایا اور یوں عامر نے پرائیویٹ پر میٹرک کے پیپر دیے۔ مومنہ نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ اس دن مومنہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی اور وہاں اسے پتہ چلا وہ کافی حیران کن تھا۔ خان صاحب وقتاً فوقتاً بلال چاچو کو مومنہ کے بارے میں جھوٹی معلومات دیتے رہتے تھے۔ عرفان کا کہنا تھا کہ مومنہ سب سے بدتمیزی کرتی ہے اور اپنے شوہر سے گھر کے کام کرواتی ہے اور اسے بے عزت کرتی رہتی ہے، حالانکہ یہ سب جھوٹ تھا۔ بلال چاچو نے تنگ آ کر جب مومنہ کو بتایا اور تصدیق چاہی تو مومنہ نے صاف بتا دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ بلال صاحب کے ساتھ ساتھ شازیہ بیگم کا دل بھی ان سے برا ہو گیا۔ مومنہ تمہیں پتہ ہے رابعہ آپی کا رشتہ آیا ہے، عامر نے انکشاف کیا تھا۔ نہیں تو مجھے نہیں معلوم، مومنہ چونکی نہیں تھی، اسے پتہ تھا کہ گھر میں جانے جو بھی ہو جائے اسے کبھی نہیں بتایا جاتا۔ میں نے ابو سے بولا ہے انکار کر دیں، بہت دور ہے وہ جگہ، اتنے دور کیسے رہے گی رابعہ؟ عامر نے نیا انکشاف بھی کیا۔ آپ نے کیوں منع کیا ہے؟ ابو جو بھی کریں آپ ایسے کیوں ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ مومنہ کو آنے والے خدشات ستا رہے تھے کہ اب نہ جانے گھر کی عورتیں کیا رد عمل ہو۔ بھائی ہوں میں، اس کا میرا حق ہے، عامر حق جتاتے ہوئے بولا، جبکہ مومنہ لب کچل کر رہ گئی۔ ابو نے عامر کی وجہ سے رشتہ توڑا ہے، یہ عامر ہر جگہ ٹانگ اڑاتا رہتا ہے، پتہ نہیں کون پٹیاں پڑھاتا ہے اسے، رابعہ منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ مومنہ پاس بیٹھی سب سن چکی تھی۔ اس دن کے جھگڑے کے بعد اسے براہ راست طنز کیا جاتا تھا، البتہ طنز ضرور کیا جاتا تھا۔ 2 دن رابعہ گھر میں سب سے خفا رہی اور بات بات پر غصہ کرنے لگ جاتی۔
आखिर 30 की हो चुकी थी, अब भी रिश्ता नहीं होता तो शायद पागल हो जाती। मोमना ने आमिर को रिश्ता की हाँ कर देने का कहा। आमिर भी सोच में पड़ गया, मगर इसके हाँ से पहले ही उस्मा ने इरफान को बहला फुसला कर रिश्ता की हाँ करवा दी थी। मोमना ने शाजिया बेगम को भी खुशखबरी सुनाई तो वो सुस्ती पड़ गई। लड़का क्या करता है? शाजिया बेगम बोली, तंदूरी है, रोटियां पकाता है। मोमना ने पुरजोश होकर बताया। वो ऐसे ही थे, सबकी खुशी में खुश हो जाने वाले। आज इतवार था, राबिया की मंगनी थी। मोमना दिली तौर पर खुश थी, राबिया तो हवाओं में उड़ रही थी। मोमना फंक्शन में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लोग मोमना को देखकर जल भुनकर रह गए। मोमना जैसी खूबसूरत परी आज तक नहीं देखी गई थी। कुछ तो वो लोग थे जो अमर की शानदार पर्सनैलिटी और अच्छी नौकरी की खातिर वहाँ रिश्तेदारी करना चाह रहे थे, मगर मोमना का नसीब था जो वो अमर से ब्याही गई थी। मोमना को कुछ देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इसी घर में वो अजियतें झेलती है। इसकी मुस्कुराहट देखकर लोगों ने गलत अंदाजे लगा रखे थे। मंगनी की रस्म खैर से हो गई। मोमना ने देखा कि राबिया के ससुराल वाले काफ़ी ओवर हैं, हर एक से खुले मिलते और पूरे घर में तांका झांकी कर रहे थे। औरतें तो काफ़ी तेज तरार थी। राबिया का गुजारा इनके साथ मुश्किल ही था। इन लोगों ने शरीफ और मासूम समझकर राबिया का रिश्ता किया था। वो लोग राबिया के साथ क्या करेंगे इसका अंदाज़ा सबको ही था, स्वाय मोमना के जाहल ससुराल वालों के। सलमा तो लड़के के सदके वारी जा रही थी और राबिया इतनी खुश थी कि खुशी छुपाई नहीं चुकती थी। मुस्कुरा मुस्कुरा कर इसके लंबे और भद्दे दांत सबको मुंह फेरने पर मजबूर कर देते। इस सब में कोई खूबसूरत थी तो वो मोमना थी। लड़के मोमना को देखकर इसके इर्द गिर्द मंडलाने लगे थे। मोमना सबसे बेखबर माविया के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। मोमना को नज़रों का एहसास नहीं हुआ, मगर इससे कुछ गलत लग रहा था। आमिर प्लीज़ मत जाए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं अकेले कैसी रहूँगी। मोमना कब से आमिर की मिन्नतें कर रही थी जो कि गाँव जा रहा था। मोमना, अब्बू ने कहा है, अब इनकी बात टाल नहीं सकता मैं। आमिर ने नागवारी से कहा, ठीक है मैं नाश्ता बनाती हूँ, कर लें। मोमना खामोशी से दुखते जिस्म के साथ किचन में गई और नाश्ता बनाया। वो वापस कमरे में आई तो आमिर जा चुका था। निचाल सी वो बिस्तर पर टह गई। इसने बुखार में भी नाश्ता बनाया, मगर वो यूं ही चला गया। नहीं खाना था तो मना कर देता, कम से कम वो इतनी मेहनत तो ना करती। माविया के रोने पर वो इसकी तरफ मतवज्जा हुई। दूध पिलाकर इसे उठाए वो बाहर आ गई। आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आए। बुखार इतना था कि खड़ा नहीं हुआ जाता था। माविया को जल्दी से आमना के पास छोड़कर वो किचन में आई। भूख बहुत जोर की लगी थी। आमिर के लिए बनाया हुआ नाश्ता किया और कमरे में आकर आराम करने लगी। दोपहर को नाज से फारग होकर वो किचन में गई, मगर राशन ख़त्म था। इतनी जिद के बावजूद आमिर राशन नहीं लाया था, इसके पास पैसे ही नहीं थे। निढाल सी वो भूखी ही कमरे में आई और आमिर को फ़ोन किया। क्या है अब? आमिर की नागवार आवाज़ पर इसकी आंखें भर आईं। कब आएंगे आप? सख्त करके पूछा। आ जाऊँगा, तुम्हें क्या मसला है? जवाब नागवारी से दिया गया। भूख लग रही है बहुत, बीमार हूँ मैं, आप घर आ जाए, कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मोमना की आवाज़ भराई हुई थी। शाम को आऊँगा मैं। आमिर बहुत ज़्यादा तंग लगता था। ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? आंसू अब गाल पर बह गए थे। क्या कर रहा हूँ? अब इधर आ गया हूँ तो तंग मत करो। खटाक से फ़ोन बंद कर दिया गया। मोमना मोबाइल को देखे फूट फूट कर रो दी। आंसू पूछ कर सेहन में कुर्सी लगाई और काफ़ी देर सोचों में घूम रही। दोबारा से आमिर को फ़ोन मिलाया तो मुसलसल काटे गया। बिला कर कॉल उठा ली। क्या मुसीबत है, क्यों तंग कर रही हो? खाना खाया? मोमना ने उल्टा सवाल किया। खा लिया, तुम्हें क्या चाहिए? आमिर न जाने क्यों इतना तंग था। आमिर, आप मुझसे तंग क्यों हैं? मोमना बेबसी से रोई थी। हाँ तंग हूँ मैं, मनहूस हो तुम, मुझे पता है। मुझे पता होता कि तुम्हारी मनूसियत से मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं बचेगा तो तुमसे शादी ही ना करता। आमिर कहता काल काट गया। मोमना साकत सी बैठी थी। आमिर के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे। मनहूस मनहूस, मैं शादी ही ना करता। मनहूस मनहूस, नहीं नहीं, अल्लाह मैं मरूंगी, आज नहीं बचूंगी। मोमना मोबाइल फेंक कर जोर जोर से चलाने लगी। इसकी चीखों से दरख्तों पर बैठे परिंदे उड़ गए। इसका दिमाग सुन्न हो चुका था। चीखती चलाती वो भागी और सेहन के की ग्रिल से नीचे कूद गई। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मोमना को कुछ समझ नहीं आया। इसका जिस्म घसीटता हुआ सड़क पर जा लगा था, मगर वो मरी नहीं थी, जिंदा थी। वहाँ मौजूद मर्द और औरतें इकट्ठी होने लगी। मोमना का जिस्म हरकत करने से कासर था, मगर दिमाग काम कर रहा था। इसके फटे कपड़ों से निकलता सफ़ेद और दूधिया जिस्म वहाँ मौजूद मर्द ललचाती हुई नज़रों से देखने लगे। मोमना इनकी नज़रों से खौफसदा होकर रह गई। वो भेड़िए थे जो अपना शिकार देखकर राल टपका रहे थे। इसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया गया।
रीबा ने इरफान को फ़ोन किया। मोमना के गिरने की खबर जब पहुंची तो बेजार हुए। इस लड़की ने जान असाब कर दी है, इरफान ने कहकर फ़ोन काट दिया। रीबा ने अमर को कॉल की तो वो परेशानी से फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचा। मोमना की वालदैन भी अस्पताल पहुंच चुके थे। इसे रूम में ले जाया गया। मोहल्ले का एक आदमी रूम में एक तरफ खड़ा हो गया। इसके कपड़े चेंज करो, बाकी सब बाहर जाएं। डॉक्टर ने नर्स को तंबीह की और बाकी सब कमरे से निकलने का कहा। मोमना की नज़र इस शख्स पर पड़ी जो कोने में खड़ा था। इसकी गंदी नज़रों से मोमना के जिस्म में झिरझिरी आ गई। वो इरफान का रिश्तेदार था। मोमना के कपड़े बदलने के लिए जूं ही हाथ बढ़ाया तो मोमना ने इसे रोक दिया। वो अंकल, मोमना ने बात अधूरी छोड़ी। नर्स ने पलट कर देखा तो वो मर्द मुंह खोले इंतजार में खड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोला ना बाहर जाओ, एक दफ़ा की बात समझ में नहीं आती। नर्स ने गुस्से से कहा तो वो रूम से निकल गया। मोमना घर आई थी, खतरे की बात नहीं थी, बस कुछ जख्म थे वो जो दवाई लगाने से बेहतर हो जाने थे। गांव से सब लोग रात के लौटे थे। किसी ने मोमना से हाल पूछना भी गवारा नहीं किया। शाजिया बेगम को पता चल गया था कि मामला क्या है। खाली किचन देखकर उन्हें मजीद अंदाज़ा हुआ था कि मोमना किन हालात से गुजरी है। आमिर को कुछ पैसे देकर इसे तंबीह की कि मोमना के साथ आइंदा कुछ किया या इसे बेइज्जत किया तो अच्छा नहीं होगा। आमिर खुद भी शर्मिंदा था अपने किए पर, इसलिए मोमना से माजरत कर ली थी। मोमना ने इससे कोई गिला नहीं किया, बल्कि दराज से 50,000 रुपये निकाल कर इसके सामने किए। ये पैसे रख लें, मैंने लहंगा लेने के लिए जमा किए थे। आप कर्जा उतार लें अपना। खुदारा मुझे जिंदा रहने दे, मेरा बच्चा रुल जाएगा। मोमना ने हाथ जोड़े, आमद से रहम की भीख मांगी। एक बार फिर इसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। मोमना, मैं आइंदा कुछ नहीं कहूँगा और ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। पैसे मोमना को वापस देते इसको सीने में भेज दिया। मोमना, वो पैसे मैं कर्जा उतार के दे दूंगा जल्दी। अमन ने ऑफिस जाने से पहले मोमना से इस दिन वाले पैसों का जिक्र किया। मोमना फीका सा मुस्कुराई और पैसे निकाल कर इसे दे दिए। जानती थी कि वो पैसे अब लौटाएगा नहीं। बाप पर गया है लालची और खुदगर्ज, मगर इसे अपने बच्चे के लिए सब कुछ सहना था, सो वो खामोश रही। मोमना अपने मेके आई थी, सोचों में गिरी। वो सहन में बैठी किसी गैर मरी नुक्ते में खोई हुई थी। मोमना, तुम ठीक हो? शाजिया बेगम की आवाज़ पर वो चौंकी। जी मैं ठीक हूँ। मोमना सीधी होकर बैठी थी। माविया सो गया है? शाजिया बेगम इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली। जी सो गया है। मोमना, मुझे बताओ सब कुछ क्या हो रहा है वहाँ? शाजिया बेगम बोली। कहाँ क्या हो रहा है? मोमना ने सवालिया नज़रों से देखा। तुम्हारे ससुराल में। शाजिया बेगम इसके तासरात का जायजा लेते हुए बोली। कुछ नहीं मम्मा, क्या होना है? मोमना ने बात ख़त्म की। मुझे बताओ, हर एक बात बताओ जो आज से पहले हुई है, वरना मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी। शाजिया बेगम ने इसे धमकाया। मम्मा प्लीज़, मोमना ने इल्तिजा की। फिर बताओ मुझे मोमना, खुदा के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। शाजिया बेगम ने इसका हाथ पकड़कर कहा। मम्मा यही नसीब है मेरा, आप क्या कर लेंगी जानकर? मोमना ने सामने लगे पौधों को देखते कहा। तुमने छलांग लगाई थी या गिरी थी, सच बता दो। शाजिया बेगम ने अपने जहन में चलने वाला सवाल किया। छलांग लगाई थी, वो बदस्तूर पौधों को देखते स्पाट लहजे में बोली। क्यों यक लफ्ज़ी सवाल? तंग आ गई थी मैं ज़िंदगी से, समझ नहीं आया क्या करूं। फिर एहसास हुआ कि मेरा बच्चा भी है, इसकी खातिर जीना पड़ेगा मुझे। लहजा स्पाट था। वो लोग चाहते क्या हैं आखिर? शाजिया बेगम ने बेबसी से कहा। मोमना ने रुख मोड़कर अपनी परेशान हाल माँ को देखा। मम्मा, इसने कहना शुरू किया। शाजिया बेगम इसकी तरफ मतवज्जा हुई। इन लोगों को पता है क्या मसला है। वो चाहते हैं मैं इनकी गुलाम बनकर रहूं, मगर मैं ऐसी नहीं हूँ। जितना ज़्यादा सही, मगर इतना जुल्म भी नहीं सहा जाता। मेरी सास मुझे घर से निकाल देना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर पर कब्जा कर लूँ। वो गांव की जाहल औरत इस सारे घर पर खुद कब्जा जमाना चाहती है। इरफान साहब की पहली बीवी इनकी कज़न थी। गले के कैंसर की वजह से इनकी मौत हुई। बच्चों की खातिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। वो एक ही बेटे थे, इनका भाई नहीं था। अलबत्ता 4 बहनें थी। इनका बचपन, इनकी जवानी औरतों में ही गुजरी। माँ, बहनें, बीवियाँ, इनके बेटे भी होशियार नहीं थे। आमर नरम तबीयत का मालिक था, वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करता था। मोमना और आमर के दरमियान लड़ाई और कशीदगी का असल जिम्मेदार इरफान साहब थे। सलमा के कहने पर वो आमर के कान भरते और आमर उन्हें आंखें बंद करके अपने बाप पर भरोसा कर लेता। दूसरी वजह उस्मा ममानी थी, जिसको ये गुस्सा था कि आमर की शादी इसकी बहन से क्यों ना हुई। उस्मा अपनी बहन की शादी आमर से करवाना चाहती थी। आमर खूबसूरत था, आमर खूबसूरत था, बस की नौकरी सरकारी थी और बाप भी अच्छा कमाता था।
عرفان صاحب کے پاس جو دولت تھی وہ سلمیٰ کے رشتہ داروں پر لوٹاتے رہے، کبھی عظمیٰ کی فرمائشوں پر خرچہ کرتے، یہاں تک کہ انہوں نے سلمیٰ کے میکے والوں کو گھر بھی خرید کر دیے۔ چونکہ وہ سرکاری ملازم تھے اس لیے عامر کی نوکری بھی اچھی لگ گئی تھی۔ عامر میٹرک فیل صحیح مگر عرفان نے کوشش کر کے اس کی نوکری پکی کر دی تھی۔ دیکھنے میں وہ لوگ کھاتے پیتے اور امیر لگتے تھے مگر وہ سب صرف عرفان صاحب کی حد تک تھا۔ علیحدہ ہونے کے بعد عامر پر قرضوں کا بوجھ اس لیے بڑھ گیا کیونکہ عرفان صاحب عامر سے ایڈوانس تنخواہ منگوا چکے تھے۔ سرکاری ملازموں کو ایچ پی اے ملتا جو کہ اس ایک قرضہ ہوتا ہے، تنخواہ میں سے پیسے کاٹ کر اس قرض کی ادائیگی ہوتی رہتی ہے۔ عرفان صاحب نے عامر سے 4 لاکھ ایچ پی اے نکلوایا تھا۔ رشتہ داروں پر لٹا لٹا کر جب ان کے ہاتھ خالی ہو گئے تو انہوں نے گھر کی 3 گاڑیاں بیچ ڈالی۔ یوں کچھ عرصہ عیش کرنے کے بعد وہ پھر سے خالی ہو گئے۔ گھر میں موجود زیور بیچ کر کچھ عرصہ نکالا۔ یوں قرضے بھی لیے گئے جن میں عامر نے عرفان صاحب کی خاصی مدد کی تھی۔ عامر کے پاس جو پیسے آتے وہ بھی عرفان صاحب کے ہاتھ پر رکھتا۔ رات جو پیسے مومنہ نے اسے دیے تھے وہ بھی عرفان صاحب کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ عامر بیوقوفوں کی طرح اپنے باپ پر سب کچھ لٹا رہا تھا۔ مومنہ جتنا معصوم دکھتی تھی اتنی تھی نہیں، اسے سب خبر تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ عرفان اور عظمیٰ کے تعلقات کی خبر بھی اس سے تھی۔ وہ خاموش تھی، اس کی خاموشی کی بڑی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ڈرتی تھی لوگوں کی باتوں سے۔ اسے خوف تھا کہ لوگ باتیں کریں گے، میرے باپ پر طعنے کسیں گے۔ شہزاد صاحب اپنے علاقے کے ڈون تھے، وجہ ان کا غصہ تھا، مگر وہ تھے تو ایک باپ ہی۔ بیٹی کے نام سے سنا ایک طعنہ باپ کی کمر توڑ دیتا ہے۔ اگر بیٹی طلاق کا دبا لگا کر لوٹ آئے تو وہ باپ جتنا اصل و رسوخ والا ہو، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ مومنہ کو اچھا سسرال ملے؟ کہنا آسان ہے مگر کرنا مشکل ہے۔ خود کو ایک مرتبہ مومنہ کی جگہ رکھیں۔ ایک طرف باپ کی عزت ہے، دوسری طرف بچے کا مستقبل، تیسری طرف شوہر جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور چوتھی جگہ لوگوں کا کان پھاڑ دینے والی باتیں جو مرتے دم تک جان نہیں چھوڑتی۔ سر جھکائے وہ اپنی بات کر کے خاموش ہوگی۔ رخ موڑ کر شازیہ بیگم کو دیکھا تو ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ مومنہ تو کب اتنی سمجھدار ہوگی ہے؟ شازیہ بیگم نے اس کے ماتھے پر لب رکھ کے، مما میں اپنے پاپا کی عزت تباہ نہیں کرنا چاہتی، لوگوں کو تو میری غلطی ہی لگے گی، نقص تو عورت میں ہی نکلتا ہے نا۔ اگر میں ساری عمر ایک بچے سمیت یہاں آ کر رہ لوں تو کیا آپ مجھے برداشت کریں گی؟ میری بھائیوں کی شادیاں ہوں گی تو کیا میری بھابیاں مجھے برداشت کریں گی؟ دوسری شادی تو نصیب سے ہوگی مگر تب تک مجھے کون برداشت کرے گا؟ میرا باپ زندہ رہے گا تب تک کھاتی رہوں گی، جب وہ نہ رہے تو کون میرے سر پر ہاتھ رکھے گا؟ اس سے اچھی تو میں سسرال میں ہی ہوں۔ وہاں میرے پاس شوہر ہے، ایک وقت غصہ کرتے ہیں دوسرے وقت معذرت کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے باپ کی خاطر سب کچھ لٹا رہے ہیں مگر کب تک؟ آخر ایک نہ ایک دن انہیں بھی احساس ہوگا نا۔ جو باپ ان سے پیسوں کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتا، وہ باپ ان کے ساتھ مخلص ہے۔ بے شک باپ ہے وہ، مگر ماں تو ستیلی ہے۔ ابو میرے ساس کے کہنے پر یہ سب کر رہے ہیں مگر کب تک؟ آخر میرا اللہ کبھی تو ان کی رسی کھینچے گا۔ مومنہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور وہ بولتی جا رہی تھی۔ شازیہ بیگم سر جھکائے خاموشی سے سن رہی تھی۔ مومنہ سچ کہہ رہی تھی، طلاق یافتہ بیٹی ماں باپ پر بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ میں اپنے شوہر کو سنواروں گی، ہر بات برداشت کروں گی، مگر میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ حلال محبت میں اتنی طاقت تو ہوتی ہے کہ مقابل کو بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ شادی کو ابھی 1.5 سال ہی تو ہوا ہے، کون سا 10 سال ہو گئے ہیں جو میں دکھوں کا ڈنڈورا پیٹتی پھروں۔ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے پورا۔ مومنہ کہہ کر رکی نہیں۔ شازیہ بیگم کو آج ان کی اولاد نے لاجواب کر دیا تھا۔ مومنہ درست تھی، وہ سچ کہہ رہی تھی، اس کا ہر لفظ ہی حقیقت تھا۔ شازیہ بیگم آنسو پونچھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج انہیں وہ سب کچھ معلوم ہو گیا تھا جو شاید مومنہ نے کبھی کسی سے نہیں کہا تھا۔ مومنہ آؤ، میں نے چائے بنائی ہے، کچن میں ہی آ جاؤ۔ شازیہ بیگم نے آواز پر وہ معاویہ کو اٹھا کر کچن میں چلی آئی۔ او میرا شونا، میرا بچہ اٹھ گیا، صدقے آ جا میرے پاس۔ معاویہ کو دیکھا شازیہ بیگم نے اسے گود میں لیا۔ معاویہ بھی اپنی نانی سے کافی مانوس تھا، ان کی گود میں کلکاریاں مارنے لگا۔ مومنہ پاسی گدی پر بیٹھ گئی۔ مومنہ اس کا بہت خیال رکھنا، اللہ نے تمہیں بچہ دے دیا ہے، لوگ تو ترستے ہیں اولاد کو۔ شازیہ بیگم نے اس ننھے شہزادے کو سینے سے لگا کے کہا، جی میں خیال رکھتی ہوں اس کا، میرا دھیان بڑھ جاتا ہے اس کے آنے سے، میں اب زیادہ
सोचने की बजाय इसके साथ मसरूफ़ रहती हूँ। मोमना ने मुस्कुराकर इस प्यार से मुआविया को देखकर कहा। एक बात कहूँ, शाजिया बेगम ने इजाज़त मांगी थी। बोले ना, मोमना ने चाय की चुस्की लेते कहा। तुम्हारे पापा को हालात का बता दूँ? तुम जानती हो कि वो काफ़ी सख्त हैं, लोग इनसे डरते हैं। एक बार इनकी फेंटी लग जाए तो वो शायद तुम्हें तंग करना छोड़ दें। शाजिया बेगम के मशवरे पर मोमना ने गहरी सांस ली। मम्मा, मैं अपने बाप को परेशान नहीं देख सकती, और जो लोग अल्लाह से नहीं डरते वो मेरे पापा से क्या डरेंगे। बेहिस लोग कभी किसी के हमदर्द नहीं होते, और अगर पापा ने उन्हें कुछ कह दिया तो वो लोग जिद में आकर मुझे ज़्यादा तंग करेंगे। मोमना चाय के कप से उड़ती भाप को देख रही थी। मगर फिर भी मोमना, हम उन्हें बोलेंगे कि अलहदा मकान बना कर दो। शाजिया बेगम अभी भी अपनी बात पर अड़ी थी। हो ना हो अलहदा मकान, इनसे किचन बनाने का भी कहा तो उन्होंने बना दिया। कितना अरसा हो गया मुझे इस स्टोर में। मोमना इस्तजानिया हंसी। मोमना, मैं बहुत परेशान होती हूँ, कभी दिल करता है कि तुम्हें वहाँ से निकाल लाऊं। शाजिया बेगम बेबसी से बोली। मम्मा, शायद ये मेरे लिए आजमाइश हो। अल्लाह ने मुझे इतने प्यार करने वाले रिश्ते दिए, हर चीज़ दी। अब कुछ लोगों की नफ़रतें मिली हैं तो मुझे अल्लाह से गिला नहीं करना चाहिए। मैं खुश हूँ, जो भी है मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। कई लोग तो इस सब के लिए भी तरसते हैं, मोमना ने दरवाजे से पार देखते कहा। और आमर, वो भी ऐसा ही है। शाजिया बेगम अब भी मुतजस्सिस थी। मम्मा, आमर बुरे नहीं हैं, कभी कभार वो गुस्सा कर जाते हैं, तो इसमें क्या है, मेरा ख्याल भी तो रखते हैं। और अरफान अंकल उन्हें भड़काते रहते हैं, इसलिए वो गुस्सा कर जाते हैं। मर्द हैं, वो भी इंसान हैं, बाप और बीवी के दरमियान फंसे हुए हैं। बाप को कुछ कह नहीं सकते, मुझे भी नहीं छोड़ सकते, वो क्या करें फिर। मोमना स्पाट चेहरा लिए मुआविया को देख रही थी, जो पूरे किचन में क्रॉलिंग करता फिर रहा था। फिर आगे क्या सोचा है? शाजिया बेगम ने हार मानी थी। इग्नोर करूंगी सबको, और इंशाल्लाह अब शरी पर्दा करूंगी। अपने रब को राज़ी करूंगी, किसी की परवाह नहीं करती, बस अपने शोहर की खिदमत करूंगी। मोमना एक अज़म से बोली थी। शरी पर्दा? शाजिया बेगम हैरान हुई थी। इस दिन लोगों की नज़रें याद करके खौफ आता है। मोमना फ़कत सोच पाई थी वो ये बात उन्हें बताकर मज़ीद परेशान नहीं कर सकती थी। या सच में याद नहीं रहा? कल पक्का ले आऊँगा तुम्हारी आइसक्रीम। आमिर मोमना का हाथ थामे से मना रहा था। कल ही इसे तनख्वाह मिली थी और मोमना ने इससे आइसक्रीम की फरमाइश की थी। मोमना मुंह बनाए बैठी रही। आमिर तासुब से सारा लाता कपड़े चेंज करने लगा, फिर माविया के साथ खेलने लगा। मोमना ने टेढ़ी नज़र से इसे देखा। मोमना, कुछ खाने को है? आमिर ने माविया को गोद में लेते पूछा। मोमना रुख फेरे बैठी रही। अब भी खफा हो? मान जाओ, कल ले आऊँगा। आमन ने हैरानगी से पूछा। आपने मनाया कब है मुझे? मोमना ने चेहरा इसकी तरफ मोड़ा। अभी तो कहा ना, कल ले आऊँगा। आमर इसके पास आकर बैठ गया। मोमना ने इसके चेहरे की तरफ देखा, जिस पर बेहसी यहाँ थी। आपको मनाना क्यों नहीं आता? आपको क्यों नहीं पता कि एक लड़की को कैसे ट्रीट करते हैं? मोमना ने मुस्कुराकर इसे देखा। मेरी ज़िंदगी में पहली औरत तुम ही हो, अब तुम ही बताओ कैसे ट्रीट करते हैं। आमन ने मुस्कुराकर कहा। मुझे पता है आप झूठ बोलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मर्द किसी औरत से तलक ना बनाए? शादी से पहले तो सबकी गर्लफ्रेंड होती है। मोमना ने कंधे उचकाए। क्या तुम भी किसी की गर्लफ्रेंड थी? अमर के गैर मुतवक्का जवाब पर मोमना भौचकी रह गई। क्या कह रही हैं आप? मैं ऐसी लगती हूँ आपको? हैरत से मुंह खोले इसने सवाल किया। क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ जो किसी औरत की इज्जत पर हाथ डाले? मेरी अपनी बहनें भी हैं। अमन ने मुस्कुराकर इसके सवाल पर सवाल किया। बेसाख्ता मोमना के दिमाग में वो आयत गूंजी। पाक औरतों के लिए पाक मर्द, और बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द। मोमना ने मुस्कुराकर आमिर को देखा। अब मुआविया को लिए कमरे से निकल गया था। आमिर फजर की नमाज पढ़कर लेटा ही था कि मोमना के सरगोशी पर उठ बैठा। हैप्पी बर्थडे जान। मोमना हाथ में एक कुशन लिए खड़ी थी। थैंक्स। आमिर ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। यह आपका गिफ्ट। कुशन आगे करके इसने आमिर को दिया। आमिर ने कुशन लेकर इसे देखा। कुशन पर एक तरफ आमिर की तस्वीर थी, दूसरी तरफ जन्मदिन मुबारक लिखा हुआ था। इसकी साइड जिप लगी हुई थी। इसे खोला तो अंदर तस्वीरों की पूरी एल्बम बनी हुई थी। हर सफ़े पर आमिर की तस्वीर लगी हुई थी। थैंक यू मोमना, ये बहुत अच्छा है। आमिर ने खुश होते हुए मोमना के माथे पर बोसा दिया। मोमना इसकी तारीफ पर फूले नहीं समा रही थी। इसने ये तोहफा बहुत मान से खरीदा था। ये तुमने ऑर्डर किया है ना? अमन ने कुशन को देखते ही पूछा। जी, ऑर्डर पर बनवाया है। मोमना ने इसके कंधे पर ठोड़ी रखकर कहा। मगर तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? अमन ने अचानक सवाल किया।
आमिर मोमना को पैसे नहीं देता था। मोमना के पास एक रुपया भी नहीं होता था, और आजकल वैसे भी मोमना से इसकी जमा पूंजी आमिर ने ले ली थी, तो ये पैसे आप वो सब छोड़ें, जैसे भी आए। मोमना ने बात आई की कर दी। वैसे है बहुत प्यारा। आमिर ने सताइशी नज़रों से कुशन को देखा। मोमना आमिर को कुछ देकर झूम उठी थी। इसने कुछ पैसे उधार लेकर और कुछ अपने जमा किए हुए पैसों से ये गिफ्ट ऑर्डर किया था। 3 महीने से वो आमिर के जन्मदिन के लिए बेताब थी। इसने केक वगैरह नहीं मंगवाया था और ना ही कोई सेलिब्रेशन की, क्योंकि वो जानती थी कि इस्लाम में जन्मदिन मनाना जायज़ नहीं, ये हिंदुओं की रस्म है। अब इसे अपने जन्मदिन का इंतज़ार था। 1 हफ्ते बाद वो 19 साल की होने वाली थी, और वो बहुत एक्साइटेड थी कि आमिर इसे क्या गिफ्ट देगा। वो तकरीबन रोज़ाना आमिर को अपना गिफ्ट याद लाती थी, और आमिर मुस्कुराकर सर हिला देता था। आमिर, आप कुछ भूल रहे हैं क्या? मोमना ने परेशानी से इसे पुकारा। नहीं तो क्या हुआ? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? आमिर छुट्टी की वजह से घर पर ही था। इस वक्त मोबाइल पर मसरूफ़ से अंदाज में इससे जवाब दिया। आज मेरा बर्थडे है, दोपहर हो गई है, आपको याद नहीं? मोमना ने गिला किया। अमन ने चौंका सर उठाया। हैप्पी बर्थडे जान, मुझे याद नहीं रहा, सॉरी, अमन ने माजरत करते कहा। अच्छा, मेरा गिफ्ट, मोमना ने हाथ आगे करके कहा। क्या चाहिए तुम्हें, मैं ले दूंगा। अमन ने इसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे मुझे चाहिए नहीं, आपने खुद कोई तोहफा देना था अपनी मर्जी से। मोमना का चेहरा बुझ गया। मुझे समझ नहीं आती गिफ्ट वगैरह की, तुम्हें मैं अगले हफ्ते बाजार ले जाऊंगा, ले लेना। ठीक, अमन ने मुस्कुराकर इसे बच्चों की तरह टाला, और वो खामोश हो गई। अगले हफ्ते वो मोमना की स्टार पर बाजार ले गया। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तुम कुछ छोटा मोटा सामान ले लो। ये 2,000 हैं, रख लो। इसमें से सब्ज़ी, दूध और पैम्पर ले आना। कुछ पैसे आटा खरीदने के लिए रख लेना, बाकी से शॉपिंग कर लेना। अमन ने 2,000 रुपये इसके हाथ में रखते हुए कहा। मुमना ने बेयकीनी से इसे देखा, जो अब बाइक में पेट्रोल चेक कर रहा था। पेट्रोल भी कम ही था। अमर की आवाज़ इसके कानों से टकराई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप घर चले। मुमना ने पैसे इसकी जानब बढ़ाए। अब नखरे मत करो, बाद में गिला करोगी कि कुछ लेकर नहीं दिया। अमन ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। नहीं, मैं गिला नहीं करती, चले। मोमना ने मुश्किल मुस्कुराकर पैसे इसकी तरफ बढ़ाए। अमन ने कंधे उचकाकर पैसे ले लिए। मोमना माविया को संभालती इसके पीछे बाइक पर बैठ गई। रास्ते में पेट्रोल डलवाकर जब वो लोग आगे को चले तो मोमना ने इसे पुकारा। अमर, बाइक तो अब्बू ने भाई को दिया हुआ है, तो आप क्यों इसमें पेट्रोल डलवाते हैं? ख़राब हो जाए तो ठीक भी आप ही करवाते हैं। मोमना, यार, मैंने अगर ठीक करवा दिया, पेट्रोल डलवा दिया, तो कौन सी बड़ी बात है। मैं अगर अब्बू को बोलूँ तो वो अभी ही मुझे नया बाइक ले देंगे। अमर फखरिया कहा तो मोमना खामोश हो गई। 1.5 साल हो गया था कि शादी को, और आमिर हमेशा यूं ही कहता था कि अब्बू को बोलो तो फ़ौरन फलां चीज़ ले देंगे, मगर ज़रूरत पड़ने पर अब्बू से 10 रुपये भी मांग लो तो वो आईं बाईं शाईं करने लग जाते हैं। मोमना ने अफसोस से सर झटका। वो इसे कैसे समझाती कि जो लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बाप अपनी दूसरी बीवी के कहने पर बच्चों को खुद से दूर कर रहा है। आज आमिर से इसे सलमा साहिब पर हटाकर जीशान के पीछे पड़ जाएगी, फिर दूसरे बच्चों के पीछे। लड़कियों की शादियों को तो वो दूर दराज की जगहों पर करवाना चाहती हैं, ताकि महीनों इनकी शक्लें भी ना देखनी पड़े, और बेटों को बुरा बनाकर उन्हें बाप से दूर कर देगी। फिर अपनी सगी औलाद के साथ अलहदा फैमिली बनाएगी और ऐश करेगी। मगर होता वही है जो मेरा अल्लाह चाहता है। एक ना एक दिन अल्लाह जालिम को पकड़ता है और मजलूम को सुरखरू करता है। अल्लाह की दी हुई ढील को हम अपनी चालाकी ना समझें। अल्लाह जब रस्सी खींचता है तो इंसान मुंह के बल गिरता है। रमज़ान का महीना भी शुरू हो चुका था। माविया भी 1 साल का हो चुका था। पूरे रमज़ान में आमर का रवैया काफ़ी अजीब था। अचानक मूड बदल जाता और फजूल गुस्सा करता, हत्ता कि मोमना को मारना भी शुरू कर देता था। आमर की मार की वजह से इसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। रोज़ा रखना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन वो फिर भी रोज़ा रख रही थी। इसकी समझ से बाहर था कि आमर को क्या हुआ है। शायद रोज़ा रखने से थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो गए होंगे। खुद को तसल्ली देकर सर झटक देती थी, मगर इसकी बर्दाश्त इस दिन ख़त्म हो गई जब आमर ने किसी बात पर इसे माँ की गाली से नवाजा। आमर, होश में रहकर बात करें, मेरी माँ को गाली मत दें। मोमना ने सुरख आंखों से इसे वार्निंग दी थी। क्या करोगे तुम? हाँ, आमर ने गुस्से से कहा। मैं सबको बता दूंगी आप कैसे हो। मोमना भी गुस्से से भड़क उठी। तो तू बताएगी? सब है। आमन ने गुस्से से इसकी बाग पकड़कर इसे घसीटा। 1 साल मुआविया खौफसदा सब कुछ देख रहा था। आमन ने मेज से छुरी उठाई और मोमना को मार मार कर जिस्म पर निशान बना दिए। मोमना की चीखें आसमान पर थी, मगर बेहिस लोगों ने झांकना भी मुनासिब न समझा। थक कर आमर बैठ गया। मैं अल्लाह से शिकायत करूँ लगाऊंगी आमर। मैं अपने अल्लाह को बताऊंगी, मेरा अल्लाह पूछेगा सबको। वो जोर जोर से चीख रही थी। रोज़ा रख कर चीखने से इसका गला खुश्क हो गया था। आमन ने इसकी हालत देखी तो बुखला गया।
मोमना चुप हो जाओ, सॉरी प्लीज़, मुझे गुस्सा आ गया था। इसे चुप करवाने की कोशिश करने लगा और थोड़ी देर सीने से लगाकर खामोश करवाया। सॉरी मोमना, मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं क्या हो जाता है, सॉरी, आइंदा नहीं करूँगा प्लीज़। आमिर की मिन्नतें करने पर मोमना चुप हो गई। वो माफ़ी मांग रहा था। मोमना को इसका गिड़गिड़ाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए इसे माफ़ कर दिया, मगर ये इख्तिताम नहीं था। माँ बाप की लड़ाई बच्चों पर बहुत गहरा असर डालती है, और यही वजह है कि माविया भी बहुत चिड़चिड़ा और ज़िद्दी हो गया था, आमिर से दूर रहने लगा था। मोमना को मारते हुए माविया ने इसे देखा था, इसलिए वो आमिर से बुरी तरह खौफजदा था। वो इसके पास जाते हुए यूं रोता जैसे न जाने क्या चीज़ हो। आमतौर पर वो अजनबियों से भी दोस्ती लगा लेता था, मगर आमिर से वो बहुत दूर हो गया था। आखिर ईद भी आ गई थी। मोमना ने इस ईद पर शॉपिंग नहीं की थी, माफिया के लिए शॉपिंग करके वो आ गई थी। आमिर कहने आमिर के कहने के बावजूद इसने कुछ नहीं खरीदा। इसका मन हर चीज़ से उचाट हो गया था। दोपहर का वक्त था। फजर की नमाज से फारिग होकर इसने दम हुआ मरहम अपने जख्मों पर लगाया जो आमिर के मारने से बने हुए थे। माविया सोया हुआ था। मरहम लगाकर इसने कुरान पाक उठाया और सेन में बैठकर पढ़ने लगी। एक जगह रुककर इसने आयत को पढ़ा जिसका मफहूम ये था, ऐ ईमान वाली औरतों, अपने चेहरों को ढको। इस आयत को बार बार दोहराती रही। फिर कुरान पाक बंद करके एक तरफ रखा और अलमारी से बजती जेवर निकालकर पर्दे के मसाइल पढ़ने लगी। पर्दा हर औरत पर फर्ज है, शादीशुदा या गैर शादीशुदा की कोई गुंजाइश नहीं। हर औरत ने गैर महरम से पर्दा करना है। गैर महरम कौन है? महरम रिश्ते आपके वालिद, भाई, सगे मामू, सगे चाचू, दादा, ससुर, शोहर, रजाई भाई यानी दूध का साथी, सौतेला भाई, बेटा, माँ के सगे मामू और चाचू, नाना, बाप के सगे चाचू या मामू, ताया, सगा भांजा और भतीजा, और इंतहाई बूढ़ा शख्स जिसके अंदर नफसानी ख्वाहिश खत्म हो चुकी हो। ऊपर दिए के तमाम रिश्ते महरम हैं, इनसे पर्दा दुरुस्त नहीं। इनके सामने आप चेहरा खोल सकती हैं, मगर इनके अलावा कोई कज़न, कोई रिश्तेदार, हत्ता के मंगेतर भी महरम नहीं। इसके अलावा किसी भी मर्द, चाहे वो चचा ज़ाद हो, ताया ज़ाद, खालू ज़ाद, फूफा ज़ाद के सामने बगैर पर्दा नहीं जाना चाहिए। खाला के शोहर, फूफो के शोहर, देवर, जेठ, शोहर का भांजा, भतीजा महरम हरगिज़ नहीं है। याद रखें, एक बेनमाजी औरत सिर्फ खुद जहन्नम में जाएगी, मगर एक बेपर्दा औरत 4 लोगों को अपने साथ जहन्नम में लेकर जाएगी। भाई, बाप, शोहर और बेटा। दुनिया की अजीम औरतें यानी सहाबियात ने अजीम मर्दों यानी सहाबा इकराम से पर्दा किया, तो क्या हम इनसे ज़्यादा पकीज़ा हैं? जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नाबीना सहाबी से भी पर्दे का हुक्म दिया, तो क्या हम आंखों वाले ज़्यादा नेक हैं? जब अल्लाह ने कह दिया कि ऐ ईमान वाली औरतों पर्दा करो, तो फिर क्या बहाना बच जाता है? बस जब कोई तुम्हारा पर्दा करने में रुकावट बने तो इसे बस इतना कहो कि पर्दा करना मेरे अल्लाह का हुक्म है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है वैसे पर्दा भी फ़र्ज़ है। लोग बातें बनाएंगे, लोग गिला शिकवा करेंगे कि हमसे क्या पर्दा, हम तो अपने हैं। तुम मत डगमगाना चंदा, जब तुम मर जाओगी, कब्र में चली जाओगी, तो यही अपने तुम्हारे लिए एक बार भी दुआए मगफरत करने नहीं आएंगे। दफनाने के बाद तो सगे रिश्ते भूल जाते हैं, तो ये रिश्तेदार क्या याद रखेंगे? जब औरत मर जाती है तो इसका जनाजा गैर महरम नहीं देख सकते, यहाँ तक कि शोहर भी सिर्फ देख सकता है, छू नहीं सकता। मौत आते ही सारे रिश्ते टूट जाते हैं, तो जिंदा औरत को बेपर्दा घूमने की इजाज़त कैसे हो सकती है? जाहल लोगों के जाहलाना ताने, फलाने के सामने क्यों नहीं गई, वो तो अपना ही था। बंदा पूछे, अल्लाह के हुक्म से भी बढ़कर कुछ हो सकता है? अल्लाह हम सबको हदायत दे और पर्दा करने वाली औरतों की मदद फरमाए, आमीन आमीन। रमज़ान का महीना गुजर गया। इस दौरान मोमना ने शरीफ पर्दा शुरू कर लिया था। वो कमरे से बाहर निकलती तो नकाब कर लेती। घर वालों ने तनकीद की, इसे काफ़ी खरी सुनाई, मगर इसने किसी की एक ना सुनी। आमर को इसके पर्दे पर इतराज़ नहीं था, मगर वो भी यही कहता कि रिश्तेदारों से मिला करो। मोमना ने यह कहकर इसे मना लिया कि मैं आपके इसरार पर पर्दा छोड़ दूंगी, लेकिन क़यामत वाले दिन अल्लाह को जवाब दे देना, और अगर किसी ने मुझे बुरी नज़र से देखा तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। मोमना की दलीलों पर आमर चुप हो गया। जानता था कि वो अब नहीं मानेंगी। ईद भी यूं ही गुजरी। सलमा और अरफान साहब इसके पर्दा करने पर और ज़्यादा बिखर गए थे, और मोमना इसको अल्लाह की आजमाइश समझकर सब्र करती रही। नमाज, कुरान शरीफ, पर्दा शुरू करके वो अब पुरसकून हो गई थी। वो अपने रब को राज़ी करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि दुनिया कभी खुश नहीं हो सकती। ईद पर भी वो हिजाब और निकाब ओढ़े सबके घर गई थी, जिस पर काफ़ी लोगों ने बातें भी की, मगर मोमना ने कान न धरे।
आमिर भी इसका साथ दे रहा था, जिस पर सलमा को आग लगी थी और इसने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया। मोमना, एक बात करनी है, ठंडे दिमाग से सोचना, ठीक है? आमिर मोमना को पास बैठाकर तस्दीक करने लगा। बोलें, क्या बात है? मुझे तुम अपने सोने के कांटे दे दो, मैंने बाइक खरीदनी है प्लीज़, आमिर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो मोमना ठटकी। देखिए, मेरे पास सिर्फ यही झुमके हैं जो पापा ने मुझे गिफ्ट दिए थे, बाकी जेवर मैं अपने मेके रखवा आई हूँ, प्लीज़ मैं नहीं दे सकती। मोमना साफ इनकार किया। मोमना, मुझे बाइक की ज़रूरत है, ऑफिस जाते हुए बहुत परेशानी होती है। देखो, तुम मना ना करो, मेरी मदद कर दो प्लीज़, मैं लौटा दूंगा तुम्हें बहुत जल्द। आमन ने मोमना के हाथ पकड़कर मिन्नत की तो मोमना नरम पड़ गई। ठीक है, मोमना ने कान से झुमके और निकाल कर इसके हाथ पर रख दिए। इसने दिल बहुत बड़ा किया था, इसके शोर से ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है सोना। बिजली तो इस पर तब गिरी जब इसे पता चला कि अमन ने झुमके बेचकर बाइक नहीं लिया, बल्कि वो पैसे इरफान साहब को दे दिए हैं। इसने सलमा और इरफान की बातें सुन ली थी। आमिर, ये क्या है, आपने शर्म नहीं आती? आमिर, ये क्या किया है आपने, शर्म नहीं आती? मोमना आमिर के पास पहुंची और आते ही बरस पड़ी। क्या हुआ? आमिर ने सवाल किया। झुमके बेचकर अब्बू को पैसे दे दिए हैं। मोमना की बात पर आमिर बुखलाया था। वो उन्हें पैसों की ज़रूरत थी ना, इसलिए। तो आप मेरा जेवर बेचते रहेंगे? उन्होंने मुझे क्या दिया है? किस हद से वो लोग मेरी चीज़ें बेचकर खा रहे हैं? आपको भी शर्म नहीं आई? मदद करनी ही थी तो अपनी जेब से करते ना, मुझसे झूठ बोलकर फरेब करके मेरे झुमके। आपको पता है मुझे कितने अजीज थे वो झुमके? मोमना की आंखों पर नम हुई। मोमना, बस कर दो यार, झुमके ही थे, मेरा बाप है वो, अगर ले लिए तो कौन सी क़यामत आ गई है? अमन ने बेसारगी से कहा। आपके बाप हैं, मेरे नहीं, जो मेरी चीज़ों पर हक जता रहे हैं। मोमना की बर्दाश्त आज हद पर थी। होश में रहो मोमना, मैं अपने बाप के मतलब कोई बकवास नहीं सुनूंगा, बल्कि तेरे झुमके तुझे वापस करूंगा और तुझे तलाक दूंगा। बहुत हो गया ये ड्रामा, अब बस। अमर गुस्से से कहकर उठ खड़ा हुआ। अमर, मोमना मुंह पर हाथ रखे चीखी थी। क्या बकवास कर रहे हैं, मुंह से गंदे अल्फाज ना निकालें। निकालूंगा, देख तो आज बस। अमर कहता कमरे से निकलने लगा, मगर मोमना इसके पाँव में गिर गई। खुदारा ऐसा मत करे, मेरा बच्चा रुल जाएगा। मेरे पापा। नहीं नहीं अमर, आप सब रख लें, सब कुछ ले लें, मगर ऐसा ना करें, खुदा के लिए। मोमना गड़गड़ाती इसके पैरों में पड़ी थी। अमर एक झटके से पैर छड़ाता कमरे से निकल गया। अल्लाह जी प्लीज़ मेरा घर बचा ले, मेरा बच्चा रुल जाएगा, मेरे पापा। अल्लाह, मेरे पापा की इज्जत तबाह हो जाएगी, लोग उन्हें ताने कसेंगे। मोमना वहीं सजदे में बैन करके अल्लाह से दुआ मांग रही थी। आमिर कमरे में वापस लौटा और सोए हुए माविया को उठाकर दूसरे कमरे में रखा और वापस मोमना के पास आ गया। मोमना, अपना जेवर अब्बू को दे दो, उन्हें ज़रूरत है, वो मुतमिन सा इसे हुक्म दे रहा था। आमिर, वो मेरे मेके पड़ा है, मैं कैसे मांगूँ इनसे? रोने से इसकी हिचकी बंद गई। बहाना कर लो, मगर सारी बात ना बताना। आमिर सरसरी सा कहता वहाँ से चला गया। मोमना का जब टूटा था बस ने बुला मोमना का जब टूटा था, बस इसने बलाल चाचू को फ़ोन करके सारी बात बता दी। उन्होंने तसल्ली दी और कहा, तलाक देता है तो दे दे, ये सब बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं इलाज करता हूँ इनका, कहकर कॉल काट दी। मोमना परेशान बैठी मोबाइल को घूर रही थी। शोर की आवाज़ पर मोमना ठटकी। वो भागकर सीढ़ियों पर गई और झांक कर ऊपर देखा तो इरफान और आमिर बहस कर रहे थे। बलाल साहब पूछ रहे हैं, मैंने जेवर मांगा है। मैं साफ मुकर गया, वो बहुत गुस्से में थे। मैंने कहा था इसे सिर्फ धमकी देना, मगर वो लोग तो सच में तलाक दे रहे हैं। इरफान साहब सर पकड़े बो रहे थे। अब्बू, आपने ही कहा था कि धमकी दो, इसे मारो। अब खुद ही परेशान हो रहे हो, आपकी खातर मैं इसे छोड़ दूंगा। आमिर के अल्फाज मुंह पर बिजली बनकर गिरे थे। वो भागकर ऊपर गई। अच्छा, तो ये सब आप लोगों की चाल है? शर्म नहीं आई मेरे साथ ये सब करते हुए? अल्लाह का खौफ नहीं आया? मुंह फट पड़ी थी। मोमना फट पड़ी थी, आज हद हो गई थी। और आप? आमिर से मुखातब हुई। आप छोटे बच्चे हो जब आपके कहने पर मुझे मारा? क्या आपको सिर्फ वालिदैन के हुकूक याद हैं, बीवी कुछ नहीं है? अगर नहीं रह सकते मेरे साथ तो ठीक है, जा रही हूँ मैं, मोमना गुस्से से कहती मुड़ी और फिर रुक कर इरफान की तरफ पलटी। और आप याद रखना, आपकी भी 5 बेटियां हैं, मैं बदवा नहीं दूंगी, मगर मेरे आंसू में ये भी डूबेंगी। मेरा अल्लाह आपको नहीं बख्शेगा इंशाल्लाह। मोमना सबक से कहती वापस मुड़ी। अपना सामान पैक करके इसने माविया को उठाया और निचले गेट से निकल गई। बलाल चाचू इसे लेने पहले ही खड़े थे। मोमना के मोमना के मना करने पर वो अंदर नहीं आए थे। इसको मेके में आए 1 हफ्ता हो गया था। इस दौरान से अमर का कोई फ़ोन नहीं आया था। शहजाद साहब को किसी बात का इल्म नहीं था, मगर मोमना का मुरझाया चेहरा देखकर उन्हें शक हुआ था। मोमना माविया के कपड़े तब्दील करके इसे अरसल के साथ खेलने को छोड़ आई। काफ़ी थक गई थी।
اس لیے سونا چاہتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہ سو بھی نہیں سکی تھی۔ موبائل بیل پر وہ چونکی، موبائل اٹھا کر دیکھا تو عامر کی کال تھی۔ اس نے کال کاٹ دی مگر کال مسلسل آنے لگی۔ تنگ آ کر اس نے فون اٹھا ہی لیا۔ مومنا عامر کی شکستہ آواز سنائی دی۔ السلام علیکم۔ مومنا نے اسے جتاتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ عامر یقیناً مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہوں، بتائیں کیسے یاد کیا؟ مومنا نے ضبط سے کہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ رو دے۔ اتنے دنوں بعد عامر کی آواز سن کر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں آ رہا ہوں تمہیں لینے، عامر نے بتایا تھا کہ سوال کیا تھا۔ کیوں یک لفظی سوال؟ نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، عامر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ایک ہفتہ ہی ہوا ہے بس، مومنا نے یاد دلایا۔ اب ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا، عامر کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ آج یہ روکا کس نے ہے؟ ضبط کے باوجود اس کے آنسو گال پر لڑکا گیا تھا۔ مومنا نے موبائل کان سے ہٹایا اور آنسو صاف کرنے لگی۔ مت رو، عامر کی آواز پر وہ اچھلی تھی۔ عامر اس نے سر اٹھایا تو وہ دروازے میں کھڑا تھا۔ مومنا میری جان، عامر کی آنکھیں رونے سے سجی ہوئی تھیں۔ مومنا یکدم بھاگ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ عامر کہاں تھے آپ پتہ ہے کتنا یاد کیا آپ کو؟ مومنا پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ کیوں گئے آپ؟ ذرا بھی خیال نہیں آیا میرا؟ وہ گلے گیلے کرنے لگا تھا۔ عامر سب ٹھیک ہے نا؟ مومنا نے خدشے کے تحت پوچھا۔ عامر نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ چلو میرے ساتھ واپس۔ مومنا کے گئے آج دوسرا دن تھا۔ عامر کا غصہ اب ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ وہ اٹھ کر عرفان کے کمرے میں گیا جو سر پکڑے بیٹھے تھے۔ 2 دن سے وہ سو نہیں سکے تھے۔ مومنا کی دے بدعا ان کے کانوں میں گونج رہی۔ میرے آنسو ان کو بھی ڈبو دیں گے۔ خود کی بیٹی پر بات آئی تو ان سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ انہیں خوف آ رہا تھا یہ سوچ کر کہ ان کی بیٹیاں بھی یوں ہی تڑپیں گی، روئیں گی، ذلیل ہوں گی۔ ابو کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہیں؟ عامر کی آواز پر انہوں نے سر اٹھایا۔ عامر تو اسے واپس لے آ۔ عرفان کی بات پر عامر حیران ہوا۔ آپ کو ہی شوق تھا اسے طلاق دلوانے کا، اب کیا ہوا؟ عامر پاس چارپائی پر بیٹھتے ہوئے طنزیہ بولا۔ میں نے صرف دھمکی دینے کو کہا تھا، مجھے لگا تھا وہ ڈر جائے گی، اپنا گھر بچانے کے لیے ہماری ہر بات مانے گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اپنے خراٹ باپ کے پاس چلی جائے گی۔ وہ شخص مجھے مار دے گا، اس کا باپ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ عرفان صاحب پاگل ہو رہے تھے۔ ابو کیا مطلب ہے آپ کا؟ عامر نے الجھ کر پوچھا۔ میں نے اس کے باپ سے بہت قرضہ لیا ہوا ہے، بلال صاحب میرے سینئر ہیں، وہ مجھے نوکری سے نکلوا دیں گے۔ اس کا باپ مجھے مارے گا، ساری عمر عدالتوں میں گھسیٹے گا، 4 لوگوں میں میری جو عزت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تیرے لیے میں اپنا سب کچھ داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ عامر منہ کھولے حیرت سے اپنے مطلب پرست باپ کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنے مطلب کی خاطر ایک معصوم کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اگر عامر غصے میں اسے طلاق دے دیتا تو یہ سوچ کر ہی عامر کی جان نکل رہی تھی۔ عامر تو اسے لے آ واپس، بس اس کے باپ کو کچھ مت بتانا، وہ مار دے گا مجھے۔ تو بول دینا کہ تم دونوں کی لڑائی ہے، میرا نام نہ لگانا پلیز۔ عرفان صاحب نہ جانے اسے اور کیا کیا کہتے رہے مگر وہ خاموشی سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ بس ابو بس، بہت کھا لیا آپ نے، اب میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ ایک دم غصے سے چنکارا تھا۔ میں آپ کو باپ سمجھ کر آپ کی ہر بات مانتا رہا، اور آپ نے کیا کیا؟ اپنے مطلب کے لیے مجھے استعمال کرتے رہے۔ میری غلطی یہ ہے کہ میں ماں باپ کے کھونے کے ڈر سے آپ کی ہر بات مانتا رہا، مگر آج پتہ چلا کہ ماں مر جائے تو باپ بھی سگا نہیں رہتا۔ ابو آپ اس حد تک جائیں گے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اچھا نہیں کیا آپ نے مجھے بھڑکا کر، ایک معصوم کی زندگی تباہ کر رہے تھے آپ۔ امن نے افسوس سے سارا لایا۔ آج اسے شدید صدمہ ہوا تھا، غصہ آ رہا تھا خود پر۔ اس نے اپنی عقل استعمال کیوں نہیں کی؟ آپ کی باتوں میں آ کر میں نے اس کے ساتھ کتنی زیادتی کی، عامر غصے سے کہتا واک آؤٹ کر گیا، اور عرفان نے دوبارہ سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس دن کے بعد عامر کو چپ لگ گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ مومنا سے معافی مانگ پاتا۔ کس منہ سے اس کے سامنے جاتا؟ وہ بہت اکیلا ہو گیا تھا، اسے کھانے کو بھی کوئی نہ پوچھتا تھا۔ کبھی خود ہی کچھ نہ کچھ کر لیتا اور کبھی بھوکا سو جاتا۔ اب جب وہ آفس سے لوٹا تو اس کے انتظار میں نہ بیٹھا ہوتا۔ وہ اندر آتے ہی اس کے سینے سے لگنے والی مومنا اور پیروں سے لپٹنے والا معاویہ کہیں کھو گئے تھے۔ بابا مما کی صدا اب اس گھر میں نہیں گونجتی تھی۔ اسے پانی پلانے والی مومنا، اسے کھانا دینے والی مومنا اب یہاں نہیں تھی۔ کوئی نہیں تھا جو اس کے سینے سے لا کر اپنے دل کا حال اسے سناتا اور 10 بار اسے پوچھتے کہ عامر مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ مومنا کو وہ ہمیشہ کہتا بھلا روح کے بغیر بھی جسم کسی کام کا ہوتا ہے۔ آج وہ اپنی روح کے بغیر جسم لیے بیٹھا تھا اور وہ واقعی زندہ نہیں تھا۔ اللہ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ مومنا لوٹ آؤ، میں نہیں جی سکوں گا مگر جاؤں گا۔ اسے نفرت ہونے لگی تھی اپنے وجود سے۔ آخر تھک کر اس نے ہمت جمع کی اور شہزاد صاحب کے پاس جا پہنچا۔
इनसे गिड़गड़ा कर माफ़ी मांगी और मोमना को ले जाने की इजाज़त मांगी। शहजाद साहब ने एक शर्त रखी इसके सामने कि जिसे इसने मान लिया और अब वो मोमना के सामने था। मोमना माविया को उठाए अमर के साथ घर में दाखिल हुई। इन दोनों को आता देखकर सब लोग चौंके। आगे मनहूस हमारा सुकून बर्बाद करने। रीबा ने बदलिहाजी करते हुए मोमना को कहा। मोमना खामोश रही। अमर अरीबा के अल्फाज सुनकर जब्त न कर सका और आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर जोड़ दिया। अरीबा के 14 तबक रोशन हो गए। अमर, ये क्या बेहूदगी है? इरफान साहब गुस्से से आगे बढ़े। मैं बताता हूँ क्या बेहूदगी है। शहजाद साहब की रोबदार आवाज़ पर सब पर सत्ता तारी हो गया। बलाल साहब, शाजिया बेगम और शहजाद साहब एक साथ अंदर दाखिल हुए। आप आए आप आइए ना। इरफान साहब की जुबान लर्जने लगी। वो बेमुश्किल खुद पर काबू करके बोले, आ रहे हैं, फिक्र मत करो। शहजाद साहब कुर्सी पर टांग रखे बैठ गए। इनका चेहरा इस कदर संजीदा था कि देखने वाला बगैर गलती के ही घबरा जाता। शाजिया बेगम और बलाल साहब भी एक तरफ बैठ गए। मोमना मुकम्मल पर्दे में बैठी थी। वहाँ घर का हर फर्द मौजूद था। आमर आज असली मर्द लग रहा था, जिसके चेहरे पर बला का रोब नजर आ रहा था। इरफान साहब को आज अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन लग रहा था। जाओ सलमा, कुछ खाने का बंदोबस्त करो। इरफान ने सलमा को आर्डर दिया तो वो यकदम उठ खड़ी हुई। शहजाद साहब संजीदगी से बैठे रहे। इरफान साहब ने इधर उधर की बातें की मगर वो खामोश रहे। बलाल साहब ने इनके कंधे पर हाथ रखा और खामोश रहने का इशारा किया। अब्बू, मुझे जायदाद में से हिस्सा चाहिए। अमर की सख्त गिर आवाज़ पर वहाँ मौजूद इरफान साहब के तमाम नफूसों को सांप सूंघ गया। अमर, लेकिन ये इरफान साहब की बात पर शहजाद साहब ने काटी थी। 1 महीने का वक्त है, फिर न कहना बताया नहीं। इरफान साहब के कपकपाते हाथों से पसीना साफ करके रह गए। शहजाद साहब बिल्कुल ठंडे दिमाग से बात कर रहे थे। वो ये मोमना की वजह से था। मोमना ने काफ़ी मिन्नतें करके उन्हें पुरस्कून रहने का कहा था। सलमा ने खाना इनके सामने लगाया तो शहजाद साहब ने इनकार कर दिया, मगर हमने खाना बना लिया है, खा ले थोड़ा सा। जीशान ने आगे बढ़कर कहा। शहजाद साहब ने एक सख्त नज़र इस पर डाली तो वो मुठ्ठियाँ भेज कर रह गया। जीशान अभी शहजाद साहब से वाकफ नहीं था, इसलिए इसे गुस्सा आ रहा था कि वो इस तरह रोब क्यों जमा रहे हैं। देखिए शहजाद साहब, आपकी बेटी कोई अफलातून नहीं है जो इसे जायदाद दे दी जाए। हम लोग भी हैं। जीशान ने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा, तो तुम लोग क्या कर लोगे? शहजाद साहब ने इसे मज़ीद तपाया। आप खुद को ज़्यादा ऊंची हस्ती ना समझे। वो शराफत इसी में है कि अपनी बेटी को समझाएं, बड़ी पारसा बनती है। जीशान अब बदले आजी पर उतर आया था। इरफान साहब ने इसे चुप रहने का इशारा किया मगर वो नज़रअंदाज कर गया। शहजाद साहब एक झटके से उठे और जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। इनके भारी हाथ ने इसके एक दांत को बाहर आने पर मजबूर कर दिया। मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं, समझे या समझाऊं? शहजाद साहब ने इसे गुस्से से घूरते हुए कहा। वो दोबारा कुर्सी पर बरजमान हो गए। सब नफूस दम साधे देख रहे थे। बलाल साहब भी खामोशी से सब देख रहे थे। जीशान एक थप्पड़ खाकर ही हल्का हो गया। इसने वहां से जाने में ही आफियत जानी और बाहर निकल गया। बहुत बर्दाश्त कर लिया अब और नहीं। 1 महीने के अंदर अंदर जायदाद में हिस्सा दो, वरना अंजाम के जिम्मेदार खुद हो गए। मोमना फ्रेश होकर बाहर निकली तो आमना को वहां खड़े पाया। इसे नज़रअंदाज करके वो जाने लगी तो आमना की आवाज़ पर रुक गए। मोमना, तुम खुद को समझती क्या हो? मेरे बाप की बेइज्जती करके वो लोग चले गए। तुम देखना करती क्या हो मैं तुम्हारे साथ? तेरी इतनी औकात? आमना के डायलॉग अभी पूरे नहीं हुए थे कि आमन ने इसके बाल अपने हाथों में मस्त जकड़ लिए। खबरदार जो एक और लफ्ज़ भी कहा। मोमना एकदम बुखलाकर आगे बढ़ी। आमर, छोड़े, जाने दे प्लीज़। मोमना ने आमर को पीछे किया। बाल छुड़ाते ही आमना वहाँ से भागी थी। मोमना आमर को पुरस्कून करने लगी। क्या करते हैं आप भी? छोड़े, पानी पी लें। मोमना ने से पानी का गिलास थमाते हुए बोली। एक माह में ही जायदाद आमिर के नाम हो चुकी थी। जायदाद क्या थी, बस थोड़ी सी ज़मीन थी। आमिर ने वो ज़मीन बेचकर अपना एक अलग घर खरीदा, जिस घर में वो लोग पहले रहते थे। वो 2 कमरे आमिर ने किराए पर दे दिए। यूँ वो लोग अपने घर में शिफ्ट हो गए। मोमना ने अपने दिल से सारी खलशें निकाल दी। इसने सबको माफ़ कर दिया था। अपने घर में वो पुरसुकून से रहने लगी। आमिर इसका बहुत ख्याल रखता। इन दोनों की थोड़ी बहुत लड़ाई वगैरह हो जाती मगर जल्द ही आमिर माजरत कर लेता था। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ लड़ाई झगड़े इन दोनों की थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती तो आमिर जल्द ही माजरत कर लेता था। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते? वो अपने घर में खुश थी। शहजाद साहब ने इरफान साहब का कोई नुकसान नहीं किया था, ना ही उन्हें बुरा भला कहा था। मोमना ने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया था।
عرفان صاحب کی نوکری اور عزت بچ گئے تھے۔ شہزاد صاحب نے انہیں صرف دھمکی دینے پر اکتفا کیا تھا کہ آئندہ مومنہ کو کسی نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو لحاظ نہیں ہوگا۔ 1 سال ہو چکا تھا، عامر ان کے ہاں نہیں آتا تھا۔ کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی تو حال احوال کی حد تک وہ بات کر لیتا تھا۔ جو بھی تھا وہ ان کا بیٹا تھا۔ وہ بیٹے کو کھو کر بہت دکھی تھے۔ ان کے سر پر آسمان تو اس دن گرا جب انہوں نے سلمیٰ کو فون پر اپنی بہن سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ اپنی ساری پلاننگ اسے بتا رہی تھی۔ مومنہ کو گھر سے باہر کر کے اب وہ نائلہ کو بھی گھر نکال باہر کریں گی۔ لڑکیوں کی شادیاں کروا کر انہیں سسرال کا کر دیں گے اور پھر ارسلان کی شادی کروا کر اسے بھی الگ کر دیں گے۔ اپنے شوہر کو مٹھی میں کر کے رکھیں گی اور سارے گھر پر راج کریں گی۔ ساری صاف صفائی ہو جانے کے بعد اپنی 2 غریب بہنوں کو وہ اسی گھر میں منتقل کروا دیں گے۔ ان کی سازش کی وجہ سے مومنہ اس گھر سے نکل گئی اور ساتھ ساتھ عامر نے بھی منہ موڑ لیا۔ عرفان صاحب کو ساری سازشیں پتہ چلنے پر انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بیوی انہیں استعمال کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد وہ خاموش رہنے لگے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اب سلمیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے تھے کیونکہ اب ان کے چھوٹے اور بچے بھی تھے۔ انہیں اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہوا تھا اس دن 5 سال بعد۔ ابو بہت مارا انہوں نے، کیا کروں، نہیں رہنا ہوتا، وہ مجھے طلاق بھی نہیں دیتے۔ رابعہ فون پر عرفان صاحب کو اپنے سسرال میں ہونے والی اذیتوں کے بارے میں بتا رہی تھی اور عرفان صاحب گم سم سے کہیں اور پہنچ گئے تھے۔ جب مومنہ کو مارا گیا تھا کتنی اذیت ہوئی ہوگی اسے۔ وہ آ بھر کر رہ گئے۔ بس کر دو رابی، شادی ہوگی، اب جان چھوڑ دو، یہ دکھڑے سنانے فون نہ کیا کرو، اپنے بھی بہت کام ہوتے ہیں، سلمیٰ نے بیزارگی سے کہتے ہوئے فون لے کر کاٹ دیا۔ ان 5 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ رابعہ کی شادی ہو گئی تھی۔ آئے روز اسے سسرال والے اس کی زبان درازی کی وجہ سے تنگ رہتے تھے اور کبھی کبھار اس کا شوہر غصے میں اسے مار دیتا تھا۔ عرفان صاحب کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ ریبا نے پسند کی شادی کر لی تھی، اس کے سسرال والے اسے سرے سے میکے آنے ہی نہیں دیتے تھے۔ شادی کے 2 سال بعد بھی وہ آئے روز عرفان صاحب سے کبھی گاڑی، کبھی فریج، کبھی کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے رہتے اور عرفان صاحب کی گنجائش نہ تھی کہ وہ یہ سب دے پاتے۔ سو ریبا ان سب کی سزا سسرال میں بھگت رہی تھی۔ آمنہ کی بھی 2 ماہ پہلے شادی ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر باہر ملک ہوتا تھا اور فیملی بڑی ہونے کی وجہ سے آمنہ بس ان کی خدمتوں میں لگی رہتی۔ وہ تو جیسے نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ سلمیٰ الگ پریشان تھی کیونکہ اس کی سگی اولادیں اس قدر باغی تھی کہ وہ حسرت کرتی کہ کاش یہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ ایک مثبت بات یہ ہوئی تھی کہ مومنہ نے عامر کو منا کر عرفان صاحب سے رشتہ بحال کر لیا تھا۔ اب وہ اکثر آتے جاتے رہتے اور عرفان صاحب کو خوب خدمت کرتے۔ نائلہ اور اس کا شوہر بھی جائیداد میں سے حصہ لے کر کراچی شفٹ ہو گئے تھے۔ 2 سال ہو گئے تھے، ایک بار بھی فون کر کے حال نہیں پوچھا تھا۔ عرفان صاحب ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ مکافات عمل نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ مومنہ کے 3 بچے ہو گئے تھے۔ معاویہ کے بعد ایک بیٹی خدیجہ اور ایک بیٹا امیر حمزہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ اپنی مکمل فیملی میں بہت خوش تھی۔ بہت کچھ بدل گیا تھا اور سب سے بڑی بات، مومنہ صرف اللہ سے لو لگائے رکھتی۔ اس نے عامر کو بھی اللہ کے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ اپنی بیوی میں اپنی چوک کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔